कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के को दिखाकर जिसकी जिंदगी तुम्हारी और मेरी तरह ही झंड है। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी ड्राइंग को। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कोई समन है, बल्कि यह तो काला जादू टोटका है। हम देखते हैं उसके फोन पर कई सारे मैसेज आए थे, लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए यह लड़का अपनी स्टोरी बताता है। अगर मुझे पैसे मिल जाए तो मैं अपनी माँ का इलाज कर सकता हूँ और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। अगले पैनल में हमें इसका फेस दिखाया जाता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। इसका नाम है जाओ चेन। अगले सीन में हम चेन की आंखों में लाइटनिंग देखते हैं। उसे लगता है कि सच में लूसीफर आ रहा है, इसलिए वो जोश जोश में कहता है कि लूसीफर उसको अपना एक स्टार बना ले। जैसे ही वो लाइटनिंग सीधा चेन के ऊपर गिरती है, हम देखते हैं चेन की बॉडी को। इतनी बड़ी लाइटनिंग झेलने के बाद भी वो एकदम सही सलामत है। तभी चेन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं अपने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था? चेन की बातें सुनकर लग रहा था कि असली वाला चेन मारा गया और उसकी बॉडी में किसी और की सोल आ गई है। वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए कहता है, अभी भी मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और मुझे जल्द ही जाना होगा। तभी वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और चीख कर कहता है, क्या ये मैं हूं? और मेरा चेहरा ऐसा कब से दिखने लगा? लेकिन इससे बड़ा शॉक तो उसे तब लगता है जब वो अपने सामने का नजारा देखता है। वो देखता है एक बड़ा सा पेड़ जो कि क्रिस्टल से बना था। वो सोचता है, मैं आखिर हूं कहां पर? तभी उसके सामने डींग करके एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, कंग्रेचुलेशंस यंग मैन। चेन भी शॉक होकर इसे देख रहा था, लेकिन इस बार इतना हैरान नहीं था क्योंकि अभी अभी उसे 2 शॉक लग चुके थे। हम देखते हैं वो एक किताब थी। उसके अंदर से एक आवाज आती है, तुमने सक्सेसफुली मुझे समन कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर तुम 3 विश मांग सकते हो, चाहे वो कैसी भी विश हो। चेन शॉक होकर कहता है, क्या? एक बात करने वाली किताब? पृथ्वी पर तो ऐसी किताब एग्जिस्ट ही नहीं करती। चेन उस किताब को एक CID डॉग की तरह चेक करने लगता है और कहता है, क्या एक मेन कैरेक्टर के तौर पर 3 विश कुछ कम नहीं लग रही? मैंने बहुत सारी नोवेल्स में देखा है कि मेन कैरेक्टर्स को ऐसी किसी चीज का अनलिमिटेड यूज मिलता है। चेन अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है, तब भी मेरी पहली विश है। अरे भाई, वही जो अगर तुम्हें या मुझे मांगने के लिए मिले तो हम भी यही मांगेंगे। मेरी पहली विश है कि मुझे 10 और विश चाहिए। इसकी ये बात सुनकर अब तक जिस किताब के बीच में जो आंख दिख रही थी वो अब मुंह बन जाती है। उसमें से आवाज आती है, इंटरेस्टिंग। अब हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। वो किताब कहता है, मुझे लगा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आ गई, लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं है। अब वो किताब अपने असली रूप में आ गई थी और सच में लूसीफर लग रही थी। तो अब से मैं इसे बॉस कहूंगा। बॉस कहता है, तो तुम एक नई आत्मा हो। उसके प्रेशर की वजह से चेन भी नीचे गिर गया था। वो कांपती आवाज में कहता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और तुम आखिर हो कौन? बॉस उससे कहता है, इंसान, तुम ये जानने के काबिल नहीं हो कि मैं कौन हूं। तुम जिस बॉडी में हो उसके असली ऑनर ने इस बॉडी और अपनी सोल का कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ। मैंने उसकी आत्मा तो ले ली, लेकिन ये शरीर जो मेरा होना चाहिए था वो अब तुम्हारे कब्जे में है। चेन डरा हुआ सोचता है, हे भगवान, तो ये है मेरी आत्मा की अदला बदली? ये तो ऐसा है कि किसी मॉल में बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा हो, तो मेरी आत्मा इस शरीर में आकर उस ऑफर की तरह हो गई है। यही सोचकर वो वहां से भागते हुए कहता है, मैं इतना गरीब हूं कि मैं ये ऑफर नहीं ले सकता। लेकिन बॉस चुटकी बजाते हुए कहता है, माफ करना, मैं ये बताना भूल गया कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो उसे तोड़ने का मामूली इरादा भी सजा के रूप में बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। हम देखते हैं चेन की पूरी बॉडी आग में जलने लगती है और चेन दर्द से चिल्लाते हुए वहीं पर गिर जाता है। फिर बॉस पीछे की तरफ मुड़ जाता है और धीरे से कहता है, फिर से एक छोटी सी कमजोर सी आत्मा, सच में ये बोरिंग है। वो चेन के बारे में सोचते हुए कहता है, तुम्हें तो बस मर जाना चाहिए। फिर बॉस वहां से जाने लगता है, लेकिन पीछे से चेन की आवाज आती है। वो कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के पीछे मेजॉरिटी का फोर्स हो तो सिर्फ मैं ही उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का अकेला जिम्मा नहीं उठा सकता। वो बॉस से कहता है, तो तुम इसीलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए नहीं मार सकते? ये सुनकर बॉस हंसते हुए कहता है, तो इंसान, तुम मुझसे रूल्स के बारे में बात करना चाहते हो? चेन धीरे धीरे उठते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो,
और अगर तुम चाहते तो मुझे एक ही बार में मार देते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट के लिए मेरा टेस्ट ले रहे हो। हम देखते हैं चेन झलकर एक टाइटन की तरह लग रहा था। चेन की ये बात सुनकर बॉस जोर जोर से हंसने लगता है और उसके हंसने मात्र से ही पूरा एरिया हिल जाता है। बॉस कहता है, जैसा मैंने तुमसे उम्मीद की थी, तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो। तुम वो पहले हो जिसने मुझसे बात करने की हिम्मत की और सामने से मुझसे कॉन्ट्रैक्ट की बात की। बच्चे, तुमने मुझे खुशी पहुंचाई है, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हम देखते हैं चेन के सामने एक आग से जलता हुआ फरमान टाइप कुछ आ गया था। इसे देखकर ये तो पक्का हो जाता है कि ये सच में लूसीफर है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहेंगे? फिर बॉस कहता है, मैंने तय किया है, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। इस बार बॉस भी चेन के अंदाज में कहता है, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी इतनी इच्छा पूरी करो। और बॉस कहता है, मैं बताना भूल गया कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, 1 मिनट में तुम बेहोश होकर मर जाओगे। चेन भी यही सोच रहा था, ये कितना बेरहम है, मेरी नकल करके मुझे नीचा दिखा रहा है। बॉस कहता है, तो क्या तुमने अपना मन बना लिया? चेन भी आगे से कहता है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मैं तुम्हारे हाथों में हूं। हम देखते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी आत्मा से कसम खाता है, कॉन्ट्रैक्टर की इच्छा पूरी करने पर आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब ये सीन यहीं कट होता है और हमें किसी अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेन आकर कहता है, तो ये है मेरा घर। उम्मीद है किसी ने मुझे इस हालत में नहीं देखा होगा। सच में अब चेन प्योर गरीब लग रहा है। चेन बताता है, उस सन की बॉस ने इसी हालत में मुझे छोड़ दिया। हमें चेन के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, बॉस वहां से जाते हुए कहता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चेन कहता है, इस हालत में नॉर्मली लगता है कि मुझे गधे की तरह काम पर लगाएगा। लगता है कि मेरे पास बॉस की बात मानने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है और शिकायत करने का भी चांस नहीं है। मैं एक बार में एक काम करूंगा। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। वो ये सोचता है, घर में कोई भी नहीं है। मैंने जैसा सोचा था, इस घर की हालत तो उससे भी बुरी है। वो टेबल पर पड़े एक पेपर को देखता है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है, क्योंकि वह भी एक कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर लिखा था 2000 मिलियन का ब्लड लोन कोलेट्रल, वो भी एक साथ। चेन अपने मन में कहता है, आखिर इस परिवार के साथ चल क्या रहा है? लेकिन तभी उसे किसी और इंसान की आवाज आती है, जो उसे गाली देते हुए अपनी ओर देखने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही चेन उसकी तरफ देखता, उसके सिर पर एक मेटल बैट लगता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है और चेन काफी दूर जाकर गिरता है। वो इंसान चेन से कहता है, तुम इतने दिनों से कहां थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल को इग्नोर करने की? आगे हम 3 लोगों को देखते हैं जो उस आदमी के साथ आए थे। वो आदमी कहता है, मैं थक गया हूं इंतजार कर करके। दूसरा टकला बंदा कहता है, उसे इतना मत मार दो कि वह मर जाए। तो तीसरा वाला कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी वह एक प्रॉफिट है, इसीलिए ये काफी मजबूत भी है। हम देखते हैं चेन की हालत, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। चेन गुस्से से कहता है, तुम सब कौन हो? ये सुनकर वो बंदा चेन के पेट में एक किक मारते हुए कहता है, तुम पिछले हफ्ते का भी कर्जा देना भूल गए क्या? तुम कोई सस्ता नशा कर रहे थे या सच में बेवकूफ हो? और वह बुढ़िया कहाँ है? वह अपना खून बेचकर कर्जा चुकता करने क्यों नहीं आई? सच में तुम्हारी माँ बेवकूफ थी, जो तुम जैसे कचरे के लिए हाई प्रिंसिपल वाले लोन लेकर अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। हम देखते हैं वो चेन को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। वो आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक कचरा भी अपना अस्तित्व बदल सकता है? एक कचरा पैदा होने से लेकर मरने तक सिर्फ कचरा ही रहेगा, और वह कर्ज भी तुम्हें सबसे निचले रैंक तक ही ले गया। तू और तेरी माँ मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं हो। हम देखते हैं चेन के दिमाग में एक मेमोरी याद आती है। वो चेन की माँ होती हैं, जो कह रही होती हैं, चेन, क्या तुम सच में एक प्रॉफिट नहीं बनना चाहते? तो छोटा चेन कहता है, मैं चाहता हूं कि माँ, अब तुम्हें और किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। फिर छोटा चेन आगे कहता है, कल रात मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने देखा कि माँ को जबरदस्ती काम करना पड़ रहा था, जब तक आप बेहोश होकर गिर नहीं गई, और उसके बाद कभी नहीं उठी।
मैं नहीं चाहता कि माँ आपके साथ ऐसा हो। चेन की माँ कहती हैं, क्या होगा अगर आप एक दिन न जागें तो छोटा चेन कहता है, क्या हुआ अगर मैं एक प्रॉफिट नहीं बन पाया तो? चेन की माँ कहती हैं, चेन सब ठीक है, अगर आसमान भी गिर जाए तो माँ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए तुम्हें खुद पर और ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। इतना सुनकर चेन रियलिटी में अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें ब्लू कलर से ग्लो कर रही थीं। फिर वो बंदा कहता है, हे कचरे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही चेन उसे एक जबरदस्त पंच जड़ देता है। हम देखते हैं चेन का पंच काफी जबरदस्त था और वो बंदा उड़ते हुए जाने लगता है। उस बंदे का साथी पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, बस करो, उसे इतना मत मारो कि वो मर जाए। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, उसका पहला साथी उड़ते हुए उसके पार जाकर गिरता है। दोनों ही बंदे अपने साथी को उड़ता हुआ देखकर शॉक्ड हो गए थे। चेन का पंच इतना जबरदस्त था कि उस बंदे की हालत देखकर लग रहा है वो कोई ज़ॉम्बी है। उस बंदे के दोनों साथी यही सोच रहे थे, क्या वो बच्चा भाग नहीं रहा था? तीसरा वाला कहता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो जब चेन की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर से डार्क ऑनरा निकल रहा था। वो गुंडे कहते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। सच में चेन अब काफी जबरदस्त लग रहा था। आगे से चेन भी भरे अंदाज में कहता है, नीचे से ऊपर उठने में क्या दिक्कत है? अब चुप हो जाओ, तुम सब बकवास हो। वो टकला गुंडा कहता है, ये बस ई क्लास के दूसरे लेवल पर है, लेकिन बहुत घमंडी बन रहा है। जिस पर तीसरा गुंडा कहता है, जूनगी, चलो इसे सबक सिखाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों गुंडे भी अपना रेड ऑनरा निकालते हैं और भरे अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या ख्याल है अगर हम इसके किसी एक अंग से अपंग कर दें? तो दूसरा कहता है, ठीक है, हम चेन को देखते हैं, जो उनकी बात को सुनकर अपनी पावर को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या ई क्लास लेवल 2? शायद वो मेरी शक्तियों की बात कर रहे हैं और उनके बिहेवियर को देखकर लगता है कि उनका लेवल मुझसे ज्यादा है। लेकिन चेन भी लड़ने के लिए तैयार था। अगले सीन में हम देखते हैं वो टकला गुंडा गाली देते हुए हमला कर देता है। उसकी आंखें किसी डेविल की तरह लग रही थीं, लेकिन चेन भी बिना डरे कहता है, फिर भी मैं इनकी मूवमेंट देख सकता हूं। हम देखते हैं उस गुंडे का अटैक ड्रॉप होता है, जिसके इम्पैक्ट से जमीन टूट जाती है और धूल उड़ने लगती है। लेकिन अगले सीन में जब धूल हटती है तो हम देखते हैं कि चेन वहां पर होता ही नहीं। इसे देखकर गुंडा शॉक होकर कहता है, वो कहां गया? हम देखते हैं चेन उसके पीछे आ जाता है और वो भी डेविल की तरह लग रहा था। वो गुंडा भी चेन को सेंस करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चेन की किक पड़ते ही टकले की हालत भी ज़ॉम्बी की तरह हो जाती है। उसकी किक का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। वैसे सच कहूं तो ये किक मेरी फेवरेट है। अब तीसरा गुंडा आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, ये बंदा ई क्लास लेवल 2 पर होकर भी इतना ताकतवर और तेज कैसे हो सकता है? अब उसकी भी चेन से फटने लगती है। वो गुंडा भी इसी उम्मीद में आगे बढ़ा था, ये सोचकर मैं पीछे से उसके ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करके उसकी पसलियां तोड़ दूंगा। लेकिन चेन उसकी ये मनोकामना पूरी होने से पहले ही उसे एक बैक किक जड़ देता है, जिसका इम्पैक्ट तुम देख ही सकते हो। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो गुंडा यही सोचता है, उसने बिना देखे कैसे पता लगा लिया कि मैं कहां हूं। वो गुंडा ये भी कहता है, चेन इतना ताकतवर कैसे है? चेन की एक ही किक से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो चेन से रहम की भीख मांगने लगता है। मुझे जाने दो, मेरा तुमसे और उस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। गुंडा कहता है, हम तो सिर्फ काम करने वाले हैं, हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। लीन यू ने हमें कर्जा वसूलने का काम दिया था। चेन भी सीरियस होकर उस गुंडे से कहता है, लिन यू से कह देना कि मैं लोन दे दूंगा, आगे से मुझे परेशान न करे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अब इन सबको लो और दफा हो जाओ। वो गुंडा भी डरते हुए हामी भरता है और चेन को शुक्रिया भी कहता है उसकी जान न लेने के लिए। फिर वो उन दोनों को भी अपने साथ लेकर निकल जाता है। उनके चले जाने के बाद अब चेन थोड़ा सा शांत होकर कहता है, ये सब क्या हो रहा था? फिर उसे कुछ महसूस होता है। चेन कहता है, तो तुम भी मुझे देख रहे थे बॉस? चेन की ये बात सुनकर उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसमें से बॉस प्रकट होता है।
बॉस चेन से कहता है, सच में तुम मेरी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो? तो चेन कहता है, मैं जानता हूं कि मैं जिस बॉडी में हूं उसका असली मालिक इतना ताकतवर नहीं था कि वो एक साथ 3 सुपर ह्यूमन को हरा सके। चेन कहता है, मैंने अपने अंदर तुम्हारी पावर को महसूस किया तो मुझे लगा कि तुम छुपकर मेरी मदद कर रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मैं मारा जाऊं। तो बॉस भी आगे से भरे अंदाज में कहता है, बिल्कुल बच्चे, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो अब तक तुम मीट पेस्ट बन चुके होते। चेन आगे से खुश होते हुए कहता है, सच में बॉस, तुम मेरी सुनहरी उंगली हो, कहो तो तुम्हारा पालतू जानवर बन जाऊं। अगर तुम मुझे अपनी सारी शक्ति दे दो तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बॉस उसकी बात काटते हुए एटीट्यूड में कहता है, मेरी शक्ति मामूली नहीं है जिसे तुम जैसा कोई कमजोर इंसान इस्तेमाल कर सके। भाई सच बताऊं, ये लूसीफर बार बार कमजोर इंसान बोल रहा है। अगर ये मान हवा में न होता तो इसकी खटिया खड़ी कर दी जाती। बॉस फिर कहता है, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने अपनी लिमिट पार नहीं की, वरना अब तक तुम धूल बन चुके होते। चेन भी बॉस को मस्का लगाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लिए काम करने से कोई फायदा नहीं होगा? अगर मैं ताकतवर बन गया तो क्या तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे आसानी नहीं होगी? बॉस चेन की अदा देखकर कहता है, लेकिन अगर तुम मेरी पावर उधार लेने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, तब तक जब तक तुम्हें मौत की इच्छा ना हो। चेन भी कहता है, ठीक है। बॉस अपने मन में सोचता है, इस बच्चे ने मेरी कल्पना से परे काम किया है। न केवल इसने मेरी सोच से ज्यादा पावर ली, बल्कि उन्हें अच्छे से कंट्रोल भी कर लिया। क्या वो मेरा फेटेड पॉइंट हो सकता है? फिर चेन कहता है, बॉस, क्या तुमने अपनी दूसरी इच्छा के बारे में सोच लिया? बॉस, क्या कहना चाहते हो? चेन कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करूं। तो बॉस भी बिना चिंता के कहता है, हाँ, मैंने उसके बारे में अभी सोचा नहीं है, और वैसे भी मैंने अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर ली हैं। जब सही समय आएगा तब तुम समझ जाओगे। चेन सोचता है, मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, पहले मुझे इस दुनिया के बारे में जानना होगा। लेकिन हमारी तरह वो बेवकूफ नहीं है। वो झट से फोन निकालता है और कहता है, ये उसी छत पर पड़ा मिला था जहां पर बॉस पहली बार मिला था। अगर मुझे इस लड़के की तरह जीना है तो मुझे इसके बारे में जानना होगा। वो उसके फोन को चेक करता है इस उम्मीद में कि कम से कम इस शरीर के असली मालिक के परिवार के बारे में ही कुछ जानकारी मिल जाए। लेकिन तभी चेन को उस फोन में अपनी बड़ी बहन का मैसेज दिखता है, जो कि कई दिनों पहले आया था। उसमें लिखा था, माँ कोमा में चली गई हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जल्दी से आ जाओ तियानलियन हॉस्पिटल में। अब सीन सीधा तियानलियन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां पर चेन आ चुका था। बिना कुछ कहे वो सामने अपनी सिस्टर को देख रहा था। वो सोच रहा था, इतने बड़े होकर अगर ऐसी बात को इग्नोर कर दिया जाए तो कोई भी गुस्सा होगा। वो जरूर मेरी सिस्टर जाओ यूकिंग होगी। फिर चेन आगे बढ़कर हॉस्पिटल के उस बेड पर पड़ी औरत को देखकर कहता है, ये शायद अब से मेरी माँ होंगी, लेकिन उससे अलग जो मुझे पहले याद आया था। चेन कहता है, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सिस्टर, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। माँ आप कैसी हैं? चेन की सिस्टर गुस्से से कहती है, तो अब तुम कौन सा बहाना देने वाले हो? क्या अब तुम ये कहोगे कि तुम ब्रेक थ्रू करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे या देवताओं को समन करने की कोशिश? चेन ये सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करता है। यूकिंग कहती है, माँ तुम्हारे कर्जे को भरने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि वो बेहोश हो गईं और तब से उठी ही नहीं। क्यों बचपन से लेकर अब तक सारी मुसीबतों का सामना माँ को ही करना पड़ा? यूकिंग आंखों में आंसू लिए गुस्से से चिल्लाकर कहती है, लेकिन इसके बावजूद तुम उन्हें देखने एक बार भी नहीं आए। माँ ने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, हमारी पूरी फैमिली ने भी सब कुछ तुम्हें ही दे दिया। और क्या तुम जानते हो, तुम्हारे कर्ज को भरने की वजह से हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम माँ के लिए आईसीयू अफोर्ड कर सकें। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मेहनत की जिससे तुम्हारा कर्ज खत्म हो, और अब वो लगभग मर गई हैं। इतना कहकर यूकिंग शांत हो जाती है और धीरे से कहती है, चेन, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब माँ और मैं थक चुके हैं। वो चेन की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहती है, इसमें अगले 6 महीने तक का खर्चा है, इससे तुम अपना कर्जा भरो या सप्लीमेंट खरीदो। अब से माँ का ध्यान मैं रखूंगी। हमारा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है और तुम्हारा कर्ज
उसे तुम खुद चुकाओगे, उसका भी हमसे कोई वास्ता नहीं। युकिंग की इतनी बात सुनकर चेन को बहुत बड़ा झटका लगता है। चेन कहता है, सिस्टर, इसका मतलब अब से हमारा कोई संबंध नहीं। इसके बाद सीन हॉस्पिटल के बाहर का होता है। बॉस कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता महसूस हो रही है। क्या उस इंसानी लड़की की बातों ने तुम्हें इतना प्रभावित कर दिया? वो तुम्हारे लिए एक अजनबी है। तुम्हें उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और सच में ये तुम्हारी गलती नहीं है। चेन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना दिलासा देने वाले हो सकते हो, और वैसे भी मैं ठीक हूं। उसने बस मुझे मेरे अतीत की याद दिला दी। उस समय मैं कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। इसे सुनकर बॉस कहता है, जो भी हो, इससे मेरी इच्छा पूरी होने में देरी नहीं होनी चाहिए। भाई, मैं होता ना तो पक्का इस लूसीफर के 2 लगा देता। चेन भी यही सोच रहा होगा। किसी का परिवार उजड़ गया और इन जनाब को अपनी इच्छा की पड़ी है। चेन कहता है, तुमने ही कहा था, अगर मैं खुद को साबित करूंगा तो तुम मुझे ताकतवर बनने में मदद करोगे, जिसका मतलब है जब तक मैं ताकतवर नहीं बन जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। क्या मैंने सही कहा ना? बॉस भी मुस्कुराते हुए कहता है, सही कहा बच्चे, तब तक तुम खुद को साबित करो। हम देखते हैं चेन का खतरनाक लुक, जिस पर बॉस कहता है, मुझे निराश मत करना बच्चे, अपनी पूरी ताकत लगा दो। अब सीन कट होता है और हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहां कोई कहता है, इस बार का प्रॉफिट बुरा नहीं था, चलो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं। हम देखते हैं एक आदमी को जिसके मुंह में सिगरेट है और बगल में 2 लड़कियां भी बैठी थीं क्या करने के लिए। इसके बारे में कमेंट में बताना। वो बॉस जैसा बंदा कहता है। इसके अलावा उनसे कांटेक्ट करो और रिकवरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहो। बड़े अधिकारी ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। साइड में खड़ा बटलर कहता है, ठीक है बॉस, लेकिन एक और बात है। हमारी जांच से पता चला है कि लोन इकट्ठा करने वाले ग्रुपों में से ग्रुप ए को काफी दिक्कत हुई है। पता चला है कि 3 लोगों को एक बच्चे ने पीटा। ये सुनकर बॉस कहता है, जहां तक मुझे पता है एरिया ए की कर्ज वसूली में अभी बहुत समय है। शायद वो सब ये दिखावा करके ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, और यही कारण है कि इन स्वार्थी कचरों की वजह से अब ज्यादा लोग मेरे पास लोन लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। बटलर कहता है, मैं उन्हें सजा जरूर दूंगा, लेकिन इस बार केस थोड़ा अलग है। रिपोर्ट के अनुसार उनमें से एक लेवल 3 और बाकी दोनों लेवल 2 के थे, और उन्हें जिसने पीटा वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो अभी स्टार लेवल में पहुंचा है, जिसका ये सब करना समझ नहीं आ रहा है। बॉस थोड़ा गंभीर होकर पूछता है, कौन है वो? बटलर उसे एक रिपोर्ट देता है जो चेन की थी। बॉस उस रिपोर्ट को देखकर अपने मन में सोचता है, एक ऐसा लड़का जो अभी अभी स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, वो एक 3 लेवल के आदमी को कैसे हरा सकता है? हमें बॉस से इस दुनिया के कुछ पावर लेवल्स के बारे में पता चलता है। बॉस कहता है, एक 3 लेवल का इंसान 10 2 लेवल के इंसानों के बराबर होता है। वो अकेला इन 10 लोगों को हरा सकता है। तो ऐसे में इसका मतलब है कि ये लड़का 3 लेवल का है या उससे ऊपर का। बॉस गांजा फूंकते हुए कहता है, शायद अपनी ताकत को छिपा रहा है। शानदार। बॉस बटलर से कहता है, इस बच्चे पर जितना हो सके उतनी कड़ी नजर रखना। मेरे लिए ऐसा टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब सीन सीधे अगले दिन का दिखाया जाता है। चेन रनिंग कर रहा होता है। एक बूढ़ू उसे देखकर कहता है, जाओ चेन, इन दिनों तुम सुबह जल्दी उठ रहे हो। चेन भी बूढ़ू को गुड मॉर्निंग कहता है। बूढ़ू कहता है, मैंने तुमसे गुड मॉर्निंग सुनने के लिए बात नहीं की। अभी अभी मुझे एक नया बैच मिला है जिसका नाम है ए ग्रेड स्टरलाइट बिगिनर सप्लीमेंट। इससे तुम अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ा सकते हो। फिर हंसते हुए कहता है, मैं ही तो कहता हूं बूढ़ऊ, इसे तुम ही पी लो, कम से कम कुछ करने लायक तो हो जाओगे। अगर तुम्हें चाहिए हो तो बता देना, ये सिर्फ 400 का है। चेन वहां से आगे बढ़ जाता है और अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है, अभी मेरे पास कुछ बचा हुआ है, जब मेरे पास नहीं होगा तब मैं आपके पास आऊंगा। बूढ़ू भी कहता है, ठीक है, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। आगे बूढ़ू का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है जो कहता है, इन दिनों ये बच्चा बहुत खुश लग रहा है, शायद कोई प्रेमिका बन गई होगी। जवानी होती ही है कमाल की। इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि इनकी भी जवानी उछाल मार रही है।
भाई लोग, अभी शायद मैंने बूढ़ू की इज्जत उछाल दी थी, तो वो सब भूल जाओ, क्योंकि अपने बूढ़ू चेन का अच्छा सोच रहे हैं। अब सीन चेन के ऊपर आता है। वो दौड़ते हुए कहता है, हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद मैंने कुछ दिन अपने शरीर को मजबूत बनाने में लगा दिए, और उस समय में मुझे इस शरीर के मालिक की यादों में से इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिल गई है। वो बताता है, यहाँ के लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नगर नाच नहीं करते, बल्कि कुछ खास तरह के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चेन कहता है, कहने का मतलब यह है कि जैसे पियक्कड़ इंसान तब महान बनता है जब वो 2 पैग लगा ले, वैसे ही यहाँ स्पीकर्स बनते हैं। वो बताता है, ऐसे लोगों को स्पीकर्स कहते हैं। स्पीकर बनाने वाली दवा बहुत महंगी होती है, इतना कि उसे खरीदने के लिए हमें एलोन चाचा की तरह बनना पड़ेगा। वो 70 पुलअप्स करने के बाद कहता है, यही वजह है कि इस शरीर के असली मालिक पर इतना बड़ा कर्जा हो, जो कि अब उसे ही भरना है। चेन नीचे उतरकर कहता है, मुझे नहीं पता कि अपर लिमिट क्या है, जहां तक मैं पहुंचकर अपने परिवार के साथ रह सकूं। लेकिन एक बात तो जरूर जानता हूं कि स्पीकर्स आम लोगों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। चेन अपनी बॉडी देखते हुए कहता है, कमाल है। अगर सिर्फ दवा लेकर ही लोग ताकतवर हो जाएं, तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। मेरी पिछली जिंदगी में ऐसे रिजल्ट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तभी उसकी रंग में भंग करते हुए एक आवाज आती है, जो उसके मोबाइल की होती है। वो गुस्से से कहता है, अब कौन है? लेकिन फोन उठाते ही मानो आसमान जमीन पर गिर गया हो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, झाऊ चेन, क्या तुम उठ गए? वो एक लड़की की आवाज थी। वो कहती है, तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई, टीचर ने कहा है कि आज ही स्कूल आओ। चेन बताता है, ये हमारी क्लास रैप है। चेन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं जल्द ही स्कूल आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगला सीन हमें ब्राइट लॉन हाई स्कूल का दिखाया जाता है। आगे हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहां पर टीचर सभी स्टूडेंट्स को स्पीकर्स का इतिहास पढ़ाकर खत्म कर चुकी थीं। चेन बताता है, स्पीकर्स का रुतबा उनकी ताकत से और उनकी रैंक उनके टाइटल से होती है। जब तक कोई अपने रैंक के हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और इस दुनिया में यह भी कहा जाता है, जो भी इंसान एज ग्रेड तक पहुंच जाता है, वो लगभग देवता बन जाता है। चैन अपने हिसाब से बताता है, यहां पर अगर मुझे जिंदा रहना है और एक बेहतरीन जिंदगी जीनी है, तो मुझे एज ग्रेड तक जाना होगा। चैन यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी खुद को ताकतवर कैसे बनाए, लेकिन तभी उसकी रंग में भंग करते हुए पीछे से कोई उसके ऊपर चौक फेंकता है। चेन भी उन्हें ये कहावत याद करते हुए कुछ नहीं कहता, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। लेकिन उन लड़कों को खुजली हो रही थी, जिसमें से पहला लड़का अपने दोस्त से कहता है, देख भाई, वो कैसे घूर रहा है तुझे तो। वो दूसरा वाला लड़का कहता है, उसने सिर्फ लिखित एग्जाम में टॉप किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ताकतवर है। जिसकी बात सुनकर दूसरा लड़का कहता है, तो क्या तुम शर्त लगाओगे कि तुम उसे एक ही मुक्के में हरा दोगे? चेन भी यही सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी दुनिया में हैं, ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो खुद को कहीं का 30 मार्खा समझते हैं। टीचर भी ये कहते हुए जाती हैं, अब फिटनेस क्लास की बारी है, सब लोग तैयार होकर मैदान में आ जाएं। सब बच्चे कहते हैं, ठीक है टीचर। और अब हमें सीन दिखाया जाता है ब्राइट लॉन हाई स्कूल के मैदान का, जहां पहुंचकर चेन अंगड़ाई लेते हुए बताता है, कम से कम क्लास में बैठे रहने से ज्यादा अच्छा यही है कि दिन भर यहीं मेहनत कराई जाए। लेकिन फिर से उसकी रंग में भंग करते हुए कोई उसे पीछे से आवाज लगाता है, झाऊ चेन। चेन उसकी तरफ देखता है, लेकिन बिना कोई रिएक्शन दिए सीन शिफ्ट होता है। दूसरे बच्चों को दिखाया जाता है जो आपस में कहते हैं, उधर देखो, लगता है किसी की लड़ाई होने वाली है। जिसकी बातें सुनकर दूसरा लड़का कहता है, वो दोनों, उनका हमेशा का यही रहा है। जिनमें से बिना चेहरा दिखाए एक लड़का कहता है, क्या इस महीने में ये कितनी बार हुआ होगा? जिस पर दूसरा कहता है, चुप कर जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। हम देखते हैं ये वही लड़का है जिसने क्लास के वक्त चेन के ऊपर चौक फेंका था। उसने अभी चेन को उसके कॉलर से पकड़ रखा था। वो कहता है, क्या हुआ चेन, इन दिनों तुम्हारे तेवर काफी बदल गए हैं। तुमने क्या सोचा, लिखित एग्जाम में टॉप किया तो इससे तुमने कोई तीर मार दिया? तुम एक कचरा हो। वो लड़का चेन को भाषण देते हुए कहता है, ये दुनिया, यहां पर वही रह सकता है जो ताकतवर है, और तुम तो एक लेवल 1 के कचरे हो।
जिसकी बात सुनकर चेन कहता है, उस हिसाब से तुम भी तो एक लेवल 1 के कचरे ही हो। चेन की ये बात सुनकर बुली कहता है, अभी तूने क्या कहा? और ये कहकर वह चेन की तरफ अपना मुक्का लेकर बढ़ता है और कहता है, जो ताकतवर होगा वही दूसरे का मुंह तोड़ेगा। लेकिन उस बुली की सारी हेंकड़ी तब निकल जाती है जब चेन ने उसे आइकिडो की तकनीक से पकड़ लिया था। बुली भी इसी सोच में, इसने ये किया कैसे और ये इतना लंबा कब से हो गया? मैं खुद को आजाद नहीं कर पा रहा। चेन अपने अंदाज में कहता है, तुमने कहा कि ताकत ही सब कुछ है, इसका मतलब अब मैं तुम्हारे मुंह को तोड़ सकता हूं। यह सुनकर मानो बुली ने अपने सामने बॉस को देख लिया हो। वो उससे कहता है, जरा रुको। शायद इस बार बुली की किस्मत ठीक थी। अचानक चेन को बहुत ताकतवर आभा ऑरा महसूस होती है। वो यही सोच रहा था, ये ऑरा किसका हो सकता है? हम देखते हैं ये पीटी टीचर होते हैं जिनका नाम है तियान जी, और ये ग्रेड डी लेवल 5 पर हैं। टीचर कहते हैं, तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मेरी क्लास में ये सब कर सकते हो? और पता नहीं क्यों पर सबकी जलती क्यों है चेन से? टीचर भी कहते हैं, चेन तुम अभी अभी आए और आते ही दिक्कत खड़ी कर रहे हो। लेकिन चेन को इन सब से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो टीचर को अपनी चमकीली आंखों से कहता है, नहीं टीचर, हम तो बस एक दूसरे से सीख ले रहे थे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीचर भी कहते हैं, ठीक है तो चलो, लेकिन यह पहली चेतावनी थी। अगली बार सजा होगी तो मुझे दोष मत देना और सब इकट्ठा हो जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं टीचर सबको समझा रहे थे कि आप सबकी ग्रेजुएशन एग्जाम में अब सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं और एक्सचेंज टूर्नामेंट भी उसके बाद होगा। अगर आप सब अच्छा कर पाएं तो ये न सिर्फ स्कूल के लिए बल्कि आप इससे एक अच्छी एकेडमी में भी जा सकते हैं। और इसी को नजर में रखते हुए मैंने ग्रेड ए का शुरुआती सप्लीमेंट बनाया है जो सिर्फ 6000 का है। चेन सोचता है, वाह भाई, ये तो अच्छा बिजनेस है स्कूल में अपनी बिक्री का। खैर हमें क्या, उसे लेने के बाद भी 23 या 24 में ही हार मान ले रहा था। लेकिन हम बुली को देखते हैं जो कहता है, सब लोग मुझे देखो, और वो हिम्मत करके 50 तक जाता है। उधर हम चेन को देखते हैं जो एक पेड़ से लगकर खड़ा था। वो सोचता है, मुझे लगा था कि ये क्लास थोड़ी ठीक होगी, लेकिन इसने भी मुझे निराश कर दिया। तभी पीछे से कोई आवाज लगाते हुए कहती है, चेन क्या तुम ठीक हो? ये होती है क्लास रैप। वो चेन की चिंता करते हुए कहती है, तुम इतने दिनों से स्कूल नहीं आए तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन फिर शर्माते हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तो इतने कम समय में छुट्टी लेना ठीक नहीं है। चेन भी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्लास रैप कहती है, वैसे क्या तुम टीचर की दवा नहीं लोगे? चेन कहता है, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो अपने मन में सोचता है, क्या यहां पर सिर्फ मैं ही बचा हूं जिसने दवा नहीं ली? फाइनली हमें पता चलता है कि क्लास रैप का नाम लियू टियान टियान है। वो अपनी बात पूरी कर पाती कि अगर तुमने दवा नहीं ली तो तुम्हारे रिजल्ट। उससे पहले ही उसकी बारी आ जाती है। वो वहां से जाते हुए कहती है, मैं थोड़ी देर में आई। चेन कहता है, गुड लक। लेकिन शायद उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है टीचर के ऊपर। वो कहते हैं, 25 बच्चों ने 2 बोतल खरीदी। अब फिर सीन शिफ्ट होता है चेन के ऊपर। वो कहता है, कौन सा इंसान इस दवा को नहीं खरीदना चाहेगा? लेकिन एग्जाम करीब आ रहे हैं, ये बात समझ आ रही है, लेकिन मेरी अभी की हालत के हिसाब से मुझे इस दवा की कोई जरूरत नहीं। सच में चैन बी लाइक, ले मूत दिया तेरी दवा पर। अब देखते हैं, चैन की बारी आ गई थी। चैन को देखते हुए टीचर कहते हैं, इस लड़के ने मेरी दवा की एक भी बोतल नहीं ली। यहां पर हमें टीचर के दिखावे के बारे में पता चलता है। वो सोचता है, इसे लगता है कि ये मेरी दवा लिए बिना ही पास हो जाएगा। मैं इसके कुछ नंबर काट दूंगा जिससे ये फेल हो जाएगा और आगे से कोई भी मेरी दवा लेने के लिए मना नहीं करेगा। चेन जब वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका टेस्ट पुलअप्स मारने का है। टेस्ट से पहले उसके हाथों में कुछ पहना दिया जाता है। चेन ये समझ के फेंकना चाहता था कि ये चूड़ियां हैं। जैसे ही वो उस बार को पकड़ता है, वो अपने मन में सोचता है,
अचानक से मेरी बॉडी इतनी भारी कैसे हो गई? शायद ये इस चूड़ी का कमाल है। लेकिन चेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बैलेंस्ड बनाए रखता है और अपने मन में कहता है, ये टेस्ट इतना भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन ये भार कुछ भी नहीं। अपनी करंट सिचुएशन के साथ मैं इसे संभाल सकता हूँ। हम देखते हैं वो अपनी पावर रिलीज करते हुए 100 किलो तक पहुंच गया था। वो कहता है, ये सही मौका है अपनी ताकत को आजमाने का। सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड यही सोच रहे थे। ये बंदा चेन नहीं हो सकता क्योंकि वो मैक्स लिमिट तक पहुंच गया है और शायद वो लेवल 2 पर है। जैसे ही चेन नीचे उतरता है, सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं। कोई कहता है, चेन, इस स्कोर के साथ तुम एलीट क्लास में शामिल हो सकते हो। तो कोई कहता है, चेन, तुम दूसरे लेवल तक कैसे पहुंचे? तीसरा लड़का पूछता है, चेन, तुमने कौन सी दवा ली थी, उसके बारे में बताओ। टीचर भी शॉक्ड हो गए थे। वो भी यही सोच रहे थे, इस लड़के की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? क्या इसने किसी एनहांसर का इस्तेमाल किया है? फिर सोचते हैं, नहीं, एनहांसर बहुत महंगे होते हैं, नॉर्मल लोग उसे नहीं खरीद सकते। क्या पिछले कुछ दिनों में चेन दूसरे लेवल तक पहुंच गया? अगर बाकी बच्चों को पता चल गया कि चेन मेरी दवा के बिना ही दूसरे लेवल पर गया है, तो मैं उन्हें कैसे बेचूंगा? लेकिन भाई, ये टीचर भी एक कहावत याद करता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये सोचकर टीचर भी कहता है, मैं अपनी कमाई के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा। अब मैं, तियान, तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। ये सीन यहीं कट होता है। हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस का सीन। कोई कहता है, आप क्या कह रहे हैं? एक्सचेंज मीट ने दूसरा मैच रोक दिया, और आपको तो पता ही है, हमारे जैसे किसी स्कूल को कोई सहयोग नहीं मिलता और हमारे पास कोई संसाधन भी नहीं है। ऐसे में तीसरा स्थान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जिस पर वो फोन वाला बंदा कहता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन सरकार को एलीट्स की जरूरत है। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या हम कोई और रास्ता नहीं ढूंढ सकते? लेकिन तब तक फोन कट चुका होता है। प्रिंसिपल फोन पटकते हुए कहते हैं, एलीट क्लास को सारे संसाधन देने के लिए भारी मात्रा में पैसों की जरूरत होती है और हम बहुत मुश्किल से ही दूसरा स्थान बना के रख पा रहे हैं। एग्जाम को सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। ऐसे में हम तीसरे लेवल का स्टूडेंट कहां से लाएंगे? अगर हम सारे संसाधन को किसी एक स्टूडेंट को देकर दांव लगा सकते हैं, तो इससे ये होगा कि कम स्कोर वाले बच्चों को निकलना पड़ेगा। प्रिंसिपल एक क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कहते हैं, सीनियर, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो किससे पूछ रहे हैं? इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करते हुए बताता है, मैं हूं टीचर तियान। प्रिंसिपल कहते हैं, अंदर आ जाओ। टीचर अंदर आकर कहते हैं, प्रिंसिपल हूं, ये इस बार का रिजल्ट है। लगता है इस बार के बच्चे काफी इंटरेस्टिंग हैं। प्रिंसिपल उसे देखते हुए कहते हैं, बकवास, आप इसे इंटरेस्टिंग कहते हैं, लेकिन पिछली बार से अच्छा है। जिस पर टीचर कहते हैं, लेकिन इसमें से एक है जो योग्य नहीं है, उसे निकाल देना चाहिए। प्रिंसिपल पूछते हैं, कौन है वो? जिस पर टीचर झाऊ चेन का नाम लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है चेन के ऊपर। वो कहीं चलते हुए जा रहा था और उसके साथ बॉस भी है। बॉस उससे पूछता है, क्या बात हो गई? प्रिंसिपल तुम्हें क्यों बुला रहा है? चेन कहता है, क्या पता, मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कौन सा कांड किया था। चेन अपने मन में सोचता है, मैंने सुना है कि प्रिंसिपल बहुत गुस्से वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि सब ठीक हो। लेकिन चेन जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे वहां पर जलते हुए बॉस की विश आ जाती है। इसे देखकर चेन कहता है, ये क्या है? बॉस बताता है, तो आखिरकार ये आ गया। लगता है आसपास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे तलाश है। चेन भी सोचता है, अचानक से एक टास्क आ गया, पता नहीं अब आगे क्या होगा। बॉस कहता है, तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा, नहीं तो तुम जलकर मर जाओगे। चेन अंदर जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं, वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ। चेन कहता, प्रिंसिपल, आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल कहते हैं, तो तुम हो चेन? तुम्हारे ग्रेड्स बुरे नहीं हैं और क्लास छोड़ने, टीचर से उलझना और बाकी बच्चों से लड़ाई करना, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी जवानी उछाल मार रही है। लेकिन तुम्हें पता है एक ऑरेकल के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है? पैसा।
और ये देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऑरेकल बनने की जिद अब छोड़ देनी चाहिए। चेन बिना कुछ कहे समझ जाता है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं निकाल दिया जाऊं। प्रिंसिपल कहते हैं, एक ऑरेकल बनाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है और तुम्हारी परिस्थिति देखकर लगता नहीं कि तुम स्कूल से दिए जाने वाले संसाधनों के अलावा अपने पास से कुछ लेने के लायक हो। देखकर तो यही लगता है कि प्रिंसिपल सच में बेरहम है, लेकिन अगले सीन में पता चलता है प्रिंसिपल अपने मन में सोचते हैं इसके रिजल्ट से ये एलीट क्लास में शामिल हो सकता है, लेकिन अभी स्कूल को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है संसाधनों को किसी मूल्यवान बच्चे पर खर्च करे, न कि किसी स्टूडेंट को एलीट क्लास में शामिल करने पर। अगर एग्जाम से पहले कोई लेवल 3 का स्टूडेंट हम तैयार कर सके तो अभी भी उम्मीद बाकी है। वो आगे कहते हैं, अगर तुम सहमत हो तो हम आज ही तुम्हें तुम्हारी ट्यूशन लौटा देंगे और तुम्हें कल से आने की जरूरत भी नहीं। हम देखते हैं चेन एकदम शांत रहता है, लेकिन बॉस एक तरफ देखते हुए कहता है, वो वही क्रिस्टल था जिससे प्रिंसिपल राय मांग रहे थे। बॉस चेन से कहता है, बच्चे मैंने ढूंढ लिया, मुझे वो ला कर दो। चेन कहता है, यहां पहले से ही मेरे लगे हुए हैं, इतना जरूरी है तो जाकर खुद ले लो। बॉस कहता है, अगर मेरे बस में होता तो मैं कब का ले चुका होता। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहले इसे तुम्हारा होना चाहिए, उसके बाद ही मैं इसे ले सकता हूं। कुछ भी करो और मुझे वो ला कर दो। चेन फिलहाल बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उसमें से मुझे एक बात समझ आई। चेन ये सोच रहा है कि उसे कुछ भी करके इस स्कूल से बाहर नहीं निकलना है और बॉस की इच्छा भी पूरी करनी है। चेन कहता है, शांत रहो, अभी भी सारे रास्ते बंद नहीं हुए। स्कूल को बस लेवल 2 से ऊपर का कोई चाहिए। मैं अभी लेवल 2 पर हूं, क्या मैं तुरंत लेवल 3 पर नहीं जा सकता, या उससे भी ऊपर? चेन बॉस से पूछता है, बॉस क्या तुमने सोच लिया कि मुझे क्या इनाम मिलना चाहिए? अगर नहीं सोचा तो क्या मैं फैसला कर लूं? बॉस कहता है, मुझे लगता है कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे हो। चेन की आंखें चमकने लगती हैं। वो कहता है, हाँ, मैंने सोचा है कि मुझे इनाम के तौर पर तुम्हारी शक्ति चाहिए। बॉस गुस्से से कहता है, क्या मैंने नहीं बताया था कि तुम्हारा शरीर अब और मेरी ताकत नहीं बर्दाश्त कर सकता? पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम फटे नहीं। कोई रास्ता ढूंढो। चेन कहता है, मैं यहां से निकाले जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, और अगर मैं यहां से निकल गया तो पता नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी होगी भी या नहीं। मुझ पर भरोसा करो बॉस। बॉस चेन को अपनी ताकत देते हुए कहता है, अब जो भी होगा ये मेरी दिक्कत नहीं होगी। हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर लिख आता है, क्या आप इनाम लेना चाहते हैं? चेन कहता है, नेकी और पूछ पूछ। प्रिंसिपल देखते हैं चेन अभी भी वहां से गया नहीं होता, इसीलिए वो कहते हैं, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए? चेन कहता है, मैं उम्मीद करता हूं प्रिंसिपल, आप एक बार और मेरी ताकत देखना चाहेंगे। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे रहना चाहिए या जाना चाहिए। प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, मुझसे हाथ मिलाओ। प्रिंसिपल अपने मन में सोचते हैं, रिपोर्ट के अनुसार यह लेवल 2 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन अभी भी कम है। चेन भी अपने मन में सोचता है, आखिरी मौका है, पता नहीं मैं कितना आगे जा पाऊंगा, इसलिए मुझे जितना हो सके उतनी पावर उधार लेनी होगी। हम देखते हैं एक लाइट चमकती है और चेन की पावर पहले से बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रिंसिपल भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब हमें चेन का रूप दिखाई देता है। बॉस भी अपने मन में सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि ये लड़का मेरी इतनी ताकत का इस्तेमाल कर सकेगा। प्रिंसिपल भी घबराते हुए पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, कैसे किसी का लेवल अचानक से बढ़ सकता है? ये तो लेवल 4 के पीक पर है। चेन आगे से कहता है, प्रिंसिपल अब क्या? प्रिंसिपल कहते हैं, हेवन कभी भी सारे रास्ते बंद नहीं करता। वो झाऊ चेन का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं और चेन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चेन, मैं विनती करता हूं, हमारे स्कूल की तरफ से तुम जो टूर्नामेंट में। चेन भी कुछ कह नहीं पाता। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल चेन को कॉफी पिलाते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर हमारे स्कूल को टॉप पर ले जाओ। हमारा स्कूल बहुत समय से बिल्कुल नीचे की रैंक पर है। अगर इस बार भी हम अच्छा नहीं कर पाए तो हमें फंडिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने ये फैसला लिया था कि जो बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे हम सिर्फ उन्हें ही अपने संसाधन देंगे। इसीलिए हमने तुम्हें गलत समझ लिया था, तो हो सके हमें माफ कर देना। चेन कहता है, कोई बात नहीं सर, मैं समझ गया।
प्रिंसिपल कहते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए आज से तुम्हारी ट्यूशन माफ और हर हफ्ते तुम्हें मिलने वाली 3 दवा को बढ़ाकर अब 6 कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो बता दो, स्कूल वो चीज़ देने की पूरी कोशिश करेगा। चेन कहता है, प्रिंसिपल सर, अगर क्या हो मैं वो कैबिनेट में बंद उस काले क्रिस्टल की मांग करूं। तो प्रिंसिपल कहते हैं, क्या तुम उस काले तारे के टुकड़े की बात कर रहे हो? वैसे तो उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो स्कूल की आत्मा का प्रतीक है। लेकिन अगर स्कूल ही नहीं बचा तो आत्मा का क्या मतलब? अगर तुम्हारी वजह से स्कूल बच सकता है तो उसे तुम्हें देना ठीक होगा। चेन कहता है, चिंता मत कीजिए सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया चेन। वैसे ये बात की बात है, लेकिन मैं ये जानने के लिए बेचैन हूं कि तुम्हारा लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया। चेन ये सुनकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो बस एक तकनीक है अपना लेवल छुपा कर रखने की। मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल सर मेरे लेवल को गुप्त ही रखेंगे। प्रिंसिपल कहते हैं, ये समझ में आता है, अपनी शक्तियों को छिपा कर रखना बहुत अच्छी तकनीक है। इसका इस्तेमाल युद्ध में दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए किया था। प्रिंसिपल रोते हुए कहते हैं, इस उम्र में किसी के अंदर ऐसी जागरूकता होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और इस बात की भी मुझे खुशी है कि हमारा भविष्य तुम्हारे जैसे किसी के हाथ में है। चेन कहता है, लगता है कि प्रिंसिपल खुद को समझाने में लग गए हैं। तभी उनकी रंग में भंग करते हुए एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है, प्रिंसिपल, आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ, जाओ, चेन को एलीट क्लास में ले जाओ और सप्लीमेंट को भी हैंडल कर लेना जैसा मैंने कहा है। वो लड़की कहती है, ठीक है, जाओ चेन, मेरे साथ आओ। आगे हम देखते हैं, चेन और वो लड़की एलीट क्लास की तरफ जा रहे थे। वो लड़की कहती है, एलीट क्लास में जाने के लिए मेरी परमिशन जरूरी है। भाई, मुझे तो लगा था कि ये लड़की नौकरानी की तरह होगी, ये तो बड़े दर्जे की है। चेन कहता है, आपका शुक्रिया मिस। लड़की कहती है, वैसे तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ क्या रिश्ता है? क्योंकि प्रिंसिपल आमतौर पर इतने खुश कभी दिखाई नहीं देते। चेन कहता है, बस हमारा ऐसे ही मिलना जुलना है। लेकिन इनकी रंग में भंग करते हुए पीछे से आवाज लगती है, जाओ चेन। हम देखते हैं ये टीचर तियान हैं, जो आकर चेन को मोटिवेट करते हुए कहते हैं, मैंने प्रिंसिपल से बहुत विनती की, लेकिन मैं उनकी राय नहीं बदल पाया। अगर किसी स्टूडेंट का स्कोर औसत भी है तब भी उसे सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। मुझे यकीन है तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो, लेकिन तुम कड़ी मेहनत करना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। टीचर को अभी भी लग रहा है कि चेन को स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन उनकी रंग में भंग डालते हुए लड़की कहती है, ड्रॉप आउट? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चेन को कल से एलीट क्लास में शामिल किया गया है, मैं उसे रजिस्टर कराने के लिए ले जा रही हूँ। ये सुनकर टीचर इतना शॉक हो जाता है मानो उसने सुन लिया हो कि उसकी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई है। लेकिन टीचर तियान की तब फट जाती है जब वो लड़की कहती है, प्रिंसिपल ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। टीचर तियान कहते हैं, मेरे तो लग गए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चेन के घर का, जहां पर चेन बिस्तर पर पड़े हुए कहता है, 3 महीने में दूसरे लेवल से चौथे लेवल तक जाना, ये मैं कैसे करूंगा? यहां तक अमीरों को भी वहां तक जाने में बहुत सारा पैसा और समय लगाना पड़ता है। ऐसे में मैं गरीब कैसे करूंगा ये सब? वो बॉस से पूछता है, क्या कोई दूसरा रास्ता है सूं सूं करने का? बॉस कहता है, अब ऐसा तभी होगा जब तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। उसके बदले में जो इनाम मिलेगा वो तुम्हारा फैसला होगा। चेन कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि खुद को स्कूल से निकाले जाने से कैसे बचाऊं। बॉस कहता है, अब जल्दी कुछ सोचो, वरना अगर सबको ये पता चल गया कि तुम्हारी वो पावर कुछ ही देर की थी तो शायद वो तुम्हें शूली पर लटका देंगे। चेन कहता है, मैं जानता हूं, और मैं ऐसी किसी पावर के भरोसे नहीं बैठ सकता जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब गायब हो जाए। चेन कहता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना ये भी ठीक है, और अब मुझे 6 सप्लीमेंट मिलेंगे। आगे हमें उसके फोन को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था, रीपेमेंट 5 दिन बाद है। इसे देखकर चेन कहता है, अब पैसों का जुगाड़ कहां से करूं? अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। चेन को देखते हैं जो कि ये सोच रहा था, ये एलीट क्लास कम और कबाड़ कारखाना ज्यादा लग रहा है। तभी उसे कोई बगल से बुलाता है, क्या तुम जाओ चेन हो? चेन उसकी तरफ देखता है। वो बंदा कुछ कुछ प्रिंसिपल की तरह लग रहा था। वो चेन को बहुत कुछ बताता है,
लेकिन मुझे वो सब बकवास लगती है, इसीलिए मैं उसे स्किप कर देता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। हम एलीट क्लास के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लड़का कहता है, तुम्हारा स्वागत है चेन, एलीट क्लास में। चेन बिना कुछ कहे सब और नज़र घुमाता है और ये देखकर आश्चर्य में है कि यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं जितनी उसके पहले की क्लास में नहीं थी, और ये भी कि ये एक अव्वल दर्जे का जिम है। लेकिन इन सब के बावजूद लगता नहीं कि कोई चाहता है मैं यहाँ आने के लायक हूँ। हम भी देखते हैं चेन की बातें सही थीं, कोई भी उसे देखकर खुश तो नहीं लग रहा। इसके बाद वो लड़का सबको इकट्ठा होने के लिए कहता है और बताता है कि चेन आज ही एलीट क्लास में शामिल हुआ है। हालांकि ये थोड़ा लेट है, लेकिन एलीट क्लास हमेशा से सिर्फ ताकतवरों के लिए ही जाना जाता है, तो चेन के अंदर भी कोई काबिलियत होगी जो अब जागी है। चेन कहता है, आप सब मेरा ख्याल रखिएगा। लेकिन चेन के मुताबिक हर जगह कोई न कोई ऐसा जरूर होता है जिसे खुद पर बहुत भरोसा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक रेड हेयर वाला लड़का बोल उठता है, मुझे इसकी ताकत पर संदेह है। असल में वो सीधे सीधे कहना चाहता था कि वो चेन से लड़ाई करना चाहता है। वो चेन को भड़काते हुए कहता है, मान लो तुम पीछे के दरवाजे से आए हो और ताकतवर होने का दिखावा कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से एलीट क्लास का नाम बदनाम हो? तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल बॉय बोलता है, मा वेनहाओ। आखिरकार हमें रेड बॉय का नाम पता चलता है। वो लड़का कहता है, अपनी जुबान पर लगाम दो, चेन भी उसी रास्ते से आया है जिस रास्ते से सभी एलीट्स आते हैं। चेन कुछ नहीं कहता, बस शांति से सब ऑब्जर्व करता है। माँ वेनहाओ फिर चेन को चैलेंज करते हुए कहता है, अफवाह अभी साबित हो जाएगी चेन, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है मेरी चुनौती स्वीकार करने की? बाकी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, एक फॉर्मल चैलेंज, इसे हुए तो बहुत समय हो गया। कहा जाता है इसमें हारने वाला जीतने वाले का गुलाम बन जाता है। लगता है माँ वेनहाओ एक न्यूबी को बुली करना चाहता है। हम देखते हैं दो स्टूडेंट्स को, उन्हें परवाह ही नहीं कि क्लास में क्या हो रहा है। फिर भी लड़का पूछता है, ये शोर शराबा कैसा है? लड़की कहती है, लगता है न्यू ट्रांसफर चेन लड़ने वाला है। लड़का कहता है, क्या ट्रांसफर स्टूडेंट? फिर सीन शिफ्ट होता है चेन की तरफ। उसके बगल से प्रिंसिपल बॉय कहता है, ये चैलेंज तभी होगा जब दूसरी तरफ से स्वीकार किया जाए। इसे लगता है कि चेन हार जाएगा, लेकिन चेन भैया कहते हैं, मुझे मंजूर है। चेन अपने मन में सोचता है, एक फ्रेंडली फाइट, अगर ये जानलेवा नहीं है तो मुझे स्वीकार है और टूर्नामेंट के लिए खुद को परखने का मौका भी मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। प्रिंसिपल हु कहते हैं, क्या चेन किसी के साथ लड़ने वाला है? हम देखते हैं फोन करने वाला प्रिंसिपल बॉय होता है। वो कहता है, चैलेंज करने वाला माँ वेनहाओ है और चेन ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। हम देखते हैं चेन और माँ वेनहाओ आमने सामने खड़े थे, लेकिन परेशान तो प्रिंसिपल बॉय हो रहा था। बाकी स्टूडेंट्स उन्हें घेरे हुए थे और चिल्लाने लगे, माँ वेनहाओ, दिखा दो न्यूबी को कि यहाँ का बॉस कौन है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, नए लड़के, माँ वेनहाओ को हरा दो। लेकिन प्रिंसिपल सोच रहे थे, चेन की ताकत देखने का यह सही मौका है। वो प्रिंसिपल बॉय से कहते हैं, एरिना तैयार कर लो, मैं अप्रूव करता हूं। प्रिंसिपल बॉय कहता है, ठीक है सर। सीन शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल बॉय उन दोनों को रूल्स बताता है। वो कहता है, चेन के लिए ऐसा मुकाबला पहली बार है, इसलिए इसे फॉर्मल चैलेंज नहीं कहेंगे। इसमें बाहर से कोई मदद नहीं मिलेगी। अब अपने सामने रखे डिवाइस पर हाथ रखो, दोनों का लेवल सेम होगा। माँ वेनहाओ कहता है, ई रैंक लेवल 2। प्रिंसिपल बॉय आगे कहता है, ये एक फ्रेंडली फाइट है, इसीलिए शरीर के किसी कमजोर हिस्से पर चोट नहीं पहुंचानी है और किसी भी तरह का जानलेवा अटैक भी नहीं करना है। इसके अलावा इस फाइट के बाद कोई बदला लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं, और हाँ, जिसने पहले फेस पर वार किया या जो खुद हार मान ले, उसकी हार मानी जाएगी। सब समझ गए? तो मुकाबला शुरू करो। फाइट शुरू होती है। माँ वेनहाओ तेजी से चेन की तरफ बढ़ता है। वो सोचता है, तेजी से वार करके दुश्मन को ऑफ गार्ड कर दो। वो चेन की गर्दन पकड़ना चाहता था और सोचता है, बस एक बार और मेरी जीत। लेकिन चेन उसका हाथ झटक देता है और कहता है, सही समय पर शुरुआत की, लेकिन तुम धीमे हो।
वेनहाओ फिर एक पंच करता है और हैरान होकर सोचता है, इसने ब्लॉक कैसे किया? ये तो बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है। हम देखते हैं वो चेन पर लगातार हमले करता है, लेकिन चेन सभी को आसानी से डॉज कर लेता है। वेनहाओ चिल्लाता है, ये किसी चूहे की तरह बच रहा है। मुझे ऐसा अटैक करना होगा जिसकी रेंज बड़ी हो। वो एक किक मारता है, लेकिन चेन मक्खन की तरह उसे भी डॉज कर लेता है। अब वेनहाओ अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए वहीं से राउंड हाउस किक घुमाता है। चेन भी चौंक जाता है। वो किक चेन को लग भी जाती है। वेनहाओ कहता है, मेरी हुक विंड किक हवा में भी बदल सकती है। भले ही तुम इससे बच जाओ, इंपैक्ट तुम्हें नीचे गिरा देगा। अब देखते हैं जमीन पर कैसे बचते हो। लेकिन चेन जमीन से ही डॉल्फिन अपर किक करता है। वो सीधा वेनहाओ के सिर के पीछे लगती है। वेनहाओ के मुंह से झाग निकल जाता है। वो हैरान होकर कहता है, नो वे, ये भी कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है? लड़खड़ाते हुए कहता है, शांत रहो। जब तक मेरे फेस पर अटैक नहीं होता मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन जैसे ही वो चेन की तरफ देखता है, चेन का पंच उसके चेहरे तक पहुंच चुका था। फिर भी चेन अपने पंच को रोक देता है और कहता है, फेस स्ट्राइक, मैं जीत गया। वेनहाओ चुप रहता है और अपनी हार मान लेता है। प्रिंसिपल बॉय अनाउंस करता है, चेन जीत चुका है। वेनहाओ बुदबुदाता है, मैं हार कैसे गया? बाकी स्टूडेंट्स भी हैरान होकर कहते हैं, वो नया लड़का सच में ताकतवर है। चेन कहता है, मैच मेरी उम्मीद से जल्दी खत्म हो गया, लेकिन अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? प्रिंसिपल बॉय अपने मन में सोचता है, वेनहाओ ने स्पेशल ट्रेनिंग ली है, फिर भी चेन ने उसे हरा दिया। और सिर्फ हरा ही नहीं, इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही लाजवाब हैं। ये सच में कॉम्बैट का मास्टर है। यही वजह है कि प्रिंसिपल ने खास तौर पर मुझे इसे ऑब्जर्व करने को कहा था। अब समझ आया। तभी कोई आकर कहता है, बहुत अच्छे चेन। चेन कहता है, प्रिंसिपल। वो कहते हैं, चेन, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दो स्टूडेंट्स जिन्हें पहले सबसे अलग देखा था। लड़की कहती है, वो नया लड़का सच में कमाल का है। दूसरा कहता है, हाँ, अगर ये सच में इतना ताकतवर है तो इसे हमारे अंडरलिंग्स में शामिल होना ही होगा। लड़की कहती है, तुम फिर शुरू हो गए। फिर सीन शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल और चेन को देखते हैं। प्रिंसिपल पूछते हैं, तो बताओ चेन, एलीट क्लास में तुम्हारा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चेन कहता है, सब ठीक है, बस देखकर लगता है वहां के स्टूडेंट्स बहुत जोशीले हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, अब से अपना ध्यान ट्रेनिंग पर लगाओ। अगर तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो बता दो, स्कूल पूरी कोशिश करेगा। चेन सोचता है, लगता है प्रिंसिपल को मुझ पर भरोसा हो गया है, तो क्या मैं इनसे पैसे कमाने के बारे में पूछ लूं? चेन पूछता है, प्रिंसिपल सर, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे स्टूडेंट्स जल्दी पैसे कमा सकें? प्रिंसिपल थोड़ा सोचकर कहते हैं, पैसे कमाना? लेकिन इस उम्र में तुम्हें पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी सिर्फ ट्रेनिंग करो, फ्यूचर में तुम्हें पैसे कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार की स्थिति सही नहीं है, लेकिन स्कूल तुम्हारे कुछ एक्सपेंसेस संभाल लेगा। चेन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं चेन डंबल्स के साथ खेल रहा था और अपने मन में सोचता है, स्टूडेंट्स को लोन लेने के जुर्म में भारी सजा हो सकती है, इसीलिए मुझे ध्यान रखना होगा कि पकड़ा ना जाऊं। और ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं पैसे कमाना सीख सकूं? तभी उसकी सोच में खलल डालते हुए कोई उसे बुलाता है। हम देखते हैं ये वही लड़का था जो चेन को अंडरलिंग्स में ज्वाइन कराने की बात कर रहा था। वो चेन से चिपकते हुए कहता है, भाई तुम तो कमाल हो, और प्रिंसिपल खुद तुमसे मिलने के लिए आए। तुम असल में हो कौन? चेन बिना जवाब दिए उल्टा पूछता है, भाई तुम कौन हो? तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, सेन ज़्यारुई, तुम रूड हो रहे हो। लड़की चेन से कहती है, माफ करना, वो बचपन से ही ऐसा है, उसका कोई गलत इरादा नहीं है। वो अपना इंट्रो देती है, मेरा नाम है सुजियाओजिया और ये बंदा है सेन ज़्यारुई। साल के हिसाब से हम तुम्हारे सीनियर हैं, अगर कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हो। चेन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। सैन कहता है,
अब हम 3 लोगों की टीम है और लीडर के तौर पर मैं तुम्हें रखूंगा। चेन कहता है, चला जा खोपड़ी के। सैन फिर कहता है, चेन तुम नीचे से ऊपर आए हो ना? चेन कहता है, भाई सभी लोग ही नीचे से ऊपर आते हैं। सैन पूछता है, वैसे तुमने जो मूव इस्तेमाल किया था वो कहां से सीखा? चेन कहता है, कौन सा मूव? सैन हैरानी से कहता है, क्या तुम्हें कॉम्बैट टेक्निक के बारे में नहीं पता? वही अपर किक जो तुमने वेनहाउ पर इस्तेमाल की थी। चेन कहता है, वो तो बस एक रिफ्लेक्स टेक्निक थी। दोनों ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। सैन कहता है, वेनहाउ जब से इसे सीखा था तभी से दिखावा कर रहा था, लेकिन सच में ये जानलेवा टेक्निक है। सू कहती है, मुझे समझाने दो। वो बताती है, कॉम्बैट टेक्निक्स हम स्क्रोल या स्किल बुक से सीखते हैं। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग उतनी मास्टरी। सैन कहता है, मैच के दौरान वेनहाउ ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वो डी रैंक की थी, हुक विंड किक। चेन सोचता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं उसे रोक नहीं पाया। अगर मेरे पास और कॉम्बैट टेक्निक्स हों तो मैं टूर्नामेंट में और अच्छा स्कोर कर सकता हूं। चेन उनसे पूछता है, क्या कॉम्बैट टेक्निक्स रेयर होती हैं? सैन बताता है, हाँ, जितनी बड़ी रैंक उतनी ही रेयर। स्कूल के टीचर्स सिर्फ बेसिक्स सिखाते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पर जाना है तो उन्हें खरीदना पड़ता है। आमतौर पर डी रैंक टेक्निक मार्केट में 5 लाख की आती है। चेन सोचता है, इतने पैसों से तो मैं कई महीनों तक अपना कर्ज चुका सकता हूं। सैन कहता है, बाय द वे, मेरे पास एक है, हम कभी कभी साथ में प्रैक्टिस करेंगे। सूबी कहती है, मैं भी। चेन सोचता है, ये 5 लाख की बात इतने आराम से कैसे कर सकते हैं? मैंने सुना है एलीट क्लास सभी लोग अमीर होते हैं, यानी यहां सिर्फ मैं ही गरीब हूं। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है, क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि पैसे कैसे कमा सकता हूं? वो सैन से कहता है, अगर मैं कोई टेक्निक खरीदना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जल्दी पैसे कमा सकूं? कोई भी तरीका हो जो तुम जानते हो। सैन अपने अंदाज में कहता है, कोई भी तरीका तो तुम बैंक लूट सकते हो। चेन कहता है, चुप जा खोपड़ी के, इसके अलावा कोई रास्ता है तो वो बता। सैन कहता है, अगर तुम्हारे कहने का मतलब है जल्दी से ज्यादा मुनाफा और बिना किसी नियम के, तो मेरी बात मानो, बाबा वाला बिजनेस कर लो। चेन इसका मतलब पूछता है। सैन कहता है, मेरे दिमाग में अभी सिर्फ एक ही जगह है जहां तुम्हारी मांग भर सकती है, और वो जगह है ब्लैक वाटर जोन। ये एक ऑरेकल लैंड है। सूज से कहती है, चेन को गुमराह करना बंद करो, और अगर किसी टीचर ने सुन लिया तुम्हें ये बात करते हुए तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। चेन पूछता है, ये ब्लैक वाटर जोन क्या है? सैन कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था। हालांकि मैंने वहां की तरह तरह की बातें सुनी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वहां जाने से सख्ती से मना किया गया है। अगर कोई वहां पकड़ा गया तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। सैन उससे पूछता है, उस टेक्निक को खरीदने के लिए तुम्हारे पास कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? चेन कहता है, 3 लाख, जिसे सुनकर दोनों का मुंह खुल जाता है। वो दोनों वहां से जाते हुए कहते हैं, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन चेन भैया को भी बाबा वाला बिजनेस करना था, इसीलिए चेन सोचता है, मैं स्कूल के बाद वहां जाऊंगा। अगला सीन सीधे ब्लैक वाटर जोन का होता है। हम देखते हैं कोई वहां पर अपने फोन में लोकेशन देख रहा था। ये और कोई नहीं, चेन है। ब्लैक वाटर जोन यही है, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ मिनटों का रास्ता है। वो कहता है, मैंने यूनिफॉर्म चेंज कर दी थी, अब शायद ही कोई मुझे पहचान पाएगा। वो बॉस से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या हो सकता है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। चेन कहता है, क्या वह यहाँ नहीं है? बाहर के लोग भी इतने ताकतवर नहीं, मैं अकेला भी ठीक हूं। मैं इतना ताकतवर तो हूं ही कि यहां से सही सलामत घर जा सकूं। लेकिन जब वो अपने सामने का नजारा देखता है तो बस एक ही ख्याल आता है, मानो लगता है कि सच में ये जगह बाबा वाले बिजनेस के लिए ही बनी हो। वो ये भी सोचता है, क्या सच में ये कि मिरेकल लैंड है? वो जैसा ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि आगे कोई टहल रहा है। तभी उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसे देखकर चेन कहता है, इंटरेस्टिंग। लेकिन जब चेन उस दरवाजे से अंदर जाता है तो कुछ लोग उसके ऊपर नजर रख रहे थे। जैसे ही चेन उसके अंदर जाता है, वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक सिटी थी। वो कहता है,
तो ये है मिरेकल लैंड। गंदी गली, इल्लीगल ट्रेड्स, सही कहा गया है। इसीलिए कोई इस जगह के बारे में बात नहीं करता। अगर प्रॉफिट है तो कुछ भी हो सकता है। वो यही सोच के आया था कि लोन भरने की अगली डेट तक शायद वो पैसे कमा सके, लेकिन उससे पहले वो अपने पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सब और कितनी देर तक मेरा पीछा करोगे? तभी वो लोग सामने आते हुए कहते हैं, बच्चे, तेरी इंस्टिंक्ट्स तो काफी तेज हैं। हम तो सच में तुम्हें बेहोश करके अपने साथ ले जाने की योजना बना रहे थे, और अब तुमने हमें पकड़ लिया है तो हमें तुमको अब ज्यादा मारना पड़ेगा। चेन कैजुअली पूछता है, मुझे बेहोश क्यों करना चाहते हो? वो आदमी कहता है, अब नाटक मत करो, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। तुम अमीर घराने वाले रंगरालियां मनाने इस जगह पर आते हो। तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे परिवार से भारी रकम की मांग करेंगे। चेन अपने मन में सोचता है, क्या मैं भी इनकी टीम में शामिल हो जाऊं? वो किडनैपर चेन के पास आकर कहता है, क्या हुआ बच्चे, डर गए क्या? मैं एक हेराल्ड हूं, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। कॉपरेट करो, पैसे दो तो हो सके मैं तुम्हें जाने दूं। लेकिन चेन बिना डरे उससे कहता है, अब तुम रूड हो रहे हो। किडनैपर कहता है, बिल्कुल सुकूना की स्टाइल में, क्या कहा? लेकिन वो और अपनी सुकूनापंती दिखाता उससे पहले ही चेन उसे एक छमाट लगाता है। ये इतना ताकतवर था कि बस एक ही छमाट में उस किडनैपर को पूरा जुजुत्सु कैसन एक ही बार में याद हो जाता है। बाकी दोनों किडनैपर शॉक्ड होकर कहते हैं, बिग ब्रदर। वो दोनों अपना छुरा बाहर निकाल कर कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, बड़े भाई का बस गार्ड डाउन था। हम दोनों साथ मिलकर इसके गुर्दे को बेच देंगे और उसे भी, जिससे हमें मिल 7 करोड़ डीएच मिल जाएंगे। वो दोनों आगे बढ़कर चेन पर हमला करते। उससे पहले पीछे से 2 डिब्बे उड़ते हुए आते हैं और सीधा उन दोनों किडनैपर के मुंह पर लगते हैं, जिससे वो दोनों भी एनीमे के दीवाने हो जाते हैं। चेन सोचता है, ये कैसे हो गया? तभी एक लड़की मिनाटो की स्टाइल में चेन के आगे आ जाती है और आते ही चेन का हाथ पकड़ लेती है। शायद शादी के लिए प्रपोज करेगी, और वो लड़की कहती है, चलो मेरे साथ मंडप में। लेकिन इतना कहकर वो चेन को भगाकर ले जाने लगती है। चेन भी सोचता है, बिल्कुल महाभारत वाला सीन हो रहा है। अगले सीन में वो लड़की कहती है, यहां हम शादी कर सकते हैं, आई मीन यहां हम सेफ हैं। चेन बिना मतलब के भी उस लड़की को शुक्रिया कहता है और अपने मन में कहता है, मैं तो उन्हें मार मार के कुछ पूछना चाहता था। वो लड़की कहती है, तुम झाऊ चेन हो, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? तभी वो लड़की परेशान होते हुए कहती है, अरे नहीं, मुझे तो अंडरकवर रहना था। चेन पूछता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उस लड़की को शांति मिलती है चेन की ये बात सुनकर। वो सोचती है, अच्छा है कि उसे याद नहीं। वो कहती है, नहीं, मैंने तुम्हारा नाम देखा, तुम्हारे कॉलर पर लगा है। चेन भी खुद को अंडरकवर रखना चाहता था। वो कहता है, अच्छा हुआ कि उसे सच में नहीं पता कि मैं कौन हूं, बस उसने मेरा नाम देख लिया। लड़की भी सोचती है, अच्छा है कि उसे याद नहीं कि मैं कौन हूं, मैंने तो खुद को एक्सपोज ही कर दिया था। वो लड़की कहती है, ब्लैक वाटर जोन में किसी को भी अपनी पहचान बताना खतरनाक हो सकता है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूं। चेन कहता है, नहीं, मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं यहां से जा रहा हूं। चेन जाते हुए सोचता है, अगर उसे पता चल गया कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरे लग जाएंगे। वो लड़की भी उसे वहां से जाते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है, इतने साल बीत गए लेकिन वो झाऊ चेन ही है। और क्या सच में मैं उसे याद नहीं, या वो सिर्फ मुझे ना जानने का ढोंग कर रहा है? लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक स्टूडेंट है। वो लड़की अपना हाथ देखते हुए कहती है, जिस तरह से चेन यहां से गया, कहीं वो कोई चोर तो नहीं बन गया। अगले सीन में हम देखते हैं कोई मास्क खरीद रहा था। ये चेन था। वो मास्क लगाकर कहता है, अब शायद कोई उसे न पहचान पाए। लेकिन यही सोच उसने पहले भी सोची थी। वो कहता है, इस शरीर का असली मालिक भी जीवन भर घूमता ही रहा और मैं भी जीवन भर घूमता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि पैसे कैसे कमाया जाए। तभी उसे कोई पीछे से कहता है, सुनो भाई, तुम यहाँ के लोकल्स की तरह नहीं लग रहे, तुम हो कौन? वो बुढ़ा अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि वो उसे टूर गाइड समझे और उसे इस जगह का चप्पा चप्पा मालूम है। चेन उससे भी यही पूछता है कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं, वो भी एक दिन में। बुढ़ा उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, मेरे साथ चलो। वो चेन को कोपचे में ले जाता है।
जहां पर हम देखते हैं किसी के कला के हाथ को, और अब इस जगह को देखकर लगता है कि वो बुढ़ा चेन को एक मार्शल आर्ट एरिना में लेकर आया है। चेन कहता है तो यहाँ होता है बाबा वाला बिजनेस। बुढ़ा कहता है जल्दी पैसे कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है। वो चेन को बताता है आज एक खास मुकाबला है जिसमें कई सारे हेराल्ड लेवल के लोग होंगे और जीतने वाले को बोनस भी मिलेगा। ये सही समय है ज्वाइन होने का। चेन एरिना की तरफ देखते हुए कहता है वो बंदा खतरनाक लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ लेवल 1 पर। फिर हम टोटल प्राइस को देखते हैं। बुढ़ा कहता है अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हें चिप्स दिला सकता हूँ, लेकिन चेन कहता है चिप्स भूल जाओ, मुझे पूरा इनाम चाहिए। बुढ़ा भी चेन की बात सुनकर हैरान हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़की भी वहां पर आते हुए कहती है क्या सच में मैंने चेन को यहीं आते हुए देखा था? ऑडियंस कहते हैं ये बच्चा सच में ताकतवर है। कोई कहता है मेरे सारे पैसे डूब गए। वो लड़की भी एरिना की तरफ देखकर हैरान थी। वो कहती है चेन वहां क्या कर रहा है? हम चेन को देखते हैं। उसका ओपोनेंट उससे कहता है तुमने बस 2 मैचेस जीते हैं, मैं इस एरिना का सीडेड प्लेयर हूं, मुझे याद रखना मेरा नाम है एरिफ, आज का इनाम तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन वो और कुछ कहता उससे पहले ही चेन का पंच उसके चेहरे पर पड़ता है और एक ही पंच में उसका काम तमाम। फिर चेन अगले को बुलाता है। वो भी खुद को 30 मारखा समझ रहा था, लेकिन चेन उसे भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए एरिना के बाहर भेज देता है। फिर अगले की बारी, चेन उसे भी यही करने के लिए बाहर भेज देता है। फिर अगला आता है, लेकिन वो कहता है देखो भाई, लेकिन चेन के ऊपर तो अब मानो जीत के इनाम का भूत सवार हो गया हो। हम उस बंदे को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन टीवी में, और ये टीवी कंट्रोल रूम का होता है। उस एरिना का मालिक अपने इतने सारे बंदों का हारता हुआ देख परेशान हो गया था। उस एरिना का मालिक चेन को कहता है हमने उसे आने दिया क्योंकि वो कमजोर लग रहा था, लेकिन ये सब कैसे हो गया? तभी उसका एक गार्ड आकर कहता है बॉस, एरिना में बैठे दर्शक का कहना है कि उन्हें उनका रिफंड वापस चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपना पैसा चेन के ऊपर नहीं लगाया था, क्योंकि उन्हें एरिना के चैंपियंस पर भरोसा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बॉस कहता है मैं जानता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बच्चे को अब और ज्यादा इनाम के साथ चलने नहीं दे सकता। लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि चेन ने लगभग उसके सारे बंदों को बाहर भेज दिया था। सीन शिफ्ट होता है। चेन एक फाइटर को डाइविंग पंच मारते हुए कहता है ये आखिरी था। उसे हराकर चेन कहता है हमारे बीच की डील के मुताबिक इनाम अब मेरा है। लेकिन कोई कहता है मैं शर्त लगाता हूं इस बार तुम नहीं जीत पाओगे। चेन भी कहता है क्या ये सभी और देखना चाहते हैं? लगता है कि इनका इरादा ही नहीं है मुझे मेरे पैसे लेकर जाने का। एरिना में कुछ लोग आकर उन फाइटर्स को ले जाते हैं और हम देखते हैं एक मशीन के डिब्बे में बंद किसी को एरिना में लाया जा रहा था। उसे लाने वाले कहते हैं ये है हमारा फाइनल फाइटर, इसे हराओ और अपना इनाम ले जाओ। चेन उस फाइनल फाइटर को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उस मशीन का दरवाजा खुलता है हम देखते हैं उसके अंदर असल में एक म्यूटेंट निफ्लिन था। हम देखते हैं उसे बेल्ट के साथ बांधा गया था। जैसे ही उसकी बेल्ट्स हटती हैं वो बिना कुछ किए जमीन पर गिर गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे चेन से नहीं बॉस से लड़ना हो। उस म्यूटेंट को चेन के साथ अकेला छोड़कर बाकी के लोग एरिना का ताला लगा देते हैं। चेन कहता है यहां चल क्या रहा है? तभी उस म्यूटेंट की गर्दन पर लगा एक डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर एक सुई इंजेक्ट हो जाती है। जैसे ही वो सुई बाहर निकलती वैसे ही उस म्यूटेंट में भी जान आ जाती है। वो धीरे धीरे उठने लगता है और उसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था। ऑडियंस भी इसे देखकर डरे हुए थे। उनमें से एक लड़की कहती है ये बहुत डरावना है। वो अपने बॉयफ्रेंड से लिपट जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे बचा लूंगा, मैं उसे एक पंच में ही खत्म कर दूंगा। लेकिन वो अपने मन में सोचता है इसके ऑरा से मेरा लौरा पानी निकाल रहा है। वो लड़की भी डर गई थी और कहती है यहां पर ऐसा भी कुछ है? वो कहती है कि ये म्यूटेंट चेन के लेवल से परे है। मेरी एबिलिटी के साथ मैं चेन को बचाकर निकाल सकती हूं, लेकिन इससे हमारा प्लान फेल भी हो सकता है। वो चेन के लिए परेशान थी। चेन भी यही कहता है तो ये है बॉस, ये कोई इंसान नहीं है और ये उन फाइटर्स के जैसा कमजोर भी नहीं। ये मुझे देख रहा है तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शिकार हूं और ये शिकारी।
मेरी आत्मा भी कह रही है कि यह बेहद ही खतरनाक है। हम देखते हैं वो म्यूटेंट अपनी मिडिल फिंगर को नाइफ की तरह बना लेता है और अगले ही पल वो इतनी स्पीड से चेन के पार चला जाता है मानो कि मॉल में सेल लगी हो। हम देखते हैं चेन के गले पर एक कट लग गया था। वो कहता है, अगर मैं जल्दी से रिएक्ट नहीं करता तो अब तक मैं मर चुका होता। अगले पल वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसके दोनों हाथ तलवार बन गए थे। चेन कहता है, क्या इसने मुझे मारने का प्लान बना लिया है? वो म्यूटेंट चेन को और सोचने का मौका नहीं देता और फिर झपटता है, लेकिन चेन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर कहता है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन म्यूटेंट ज्यादा ताकतवर था। वो चेन को पीछे धकेलने लगता है। चेन भी कहता है, इसे जितना जल्दी हो सके खत्म करना होगा। वो तेजी से उसके हाथ हटाता है और उसे एक स्मैश मारता है। चेन को लगता है कि म्यूटेंट हार गया, लेकिन अगले ही पल वो बहुत तेजी से चेन के ऊपर हमला करता है, जिससे चेन बाल बाल बचता है। फिर भी उसका खून निकल जाता है। वो अपना कंधा पकड़कर पीछे हट जाता है और कहता है, मेरे सबसे ताकतवर हमले का भी उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। उसके दोनों तलवार बन चुके हाथ मेरी जान लेने के लिए काफी हैं। अगले सीन में चेन आगे, म्यूटेंट पीछे पीछे भागते हुए। चेन सोचता है, मुझे किसी हथियार की जरूरत है, लेकिन उससे पहले म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है। चेन उसके हमले से बचते हुए उसकी एक तलवार तोड़ देता है और कहता है, हम जुगाड़ू हैं उस्ताद, अब होगी असली लड़ाई। वो उस हथियार को हाथ में लेकर म्यूटेंट की गर्दन काटते हुए उसके पार निकल जाता है। ऐसा लगता है कि म्यूटेंट का खेल खत्म, लेकिन चेन कहता है, अगर मैं ऐसे ही एक और अटैक कर पाया तो शायद ये खत्म हो जाए। हम देखते हैं म्यूटेंट अपने अंदर से गैस निकालने लगता है। चेन उस गैस को देखकर कहता है, क्या ये गैस जहरीली? लेकिन एक घूंट लेने के बाद उसे पता चलता है, नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल फॉग है। बिना किसी देरी के म्यूटेंट फिर हमला करना शुरू कर देता है। इस बार चेन के पेट में एक घाव लग गया था। चेन की हालत पिंजरे में बंद चूहे की तरह हो गई थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अगला अटैक कहां से होगा। लेकिन अब चेन डिफेंसिव मोड में सोचता है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। इसी का फायदा उठाकर ये मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे इसकी एक कमजोरी मिल गई है। और अब चेन अटैक मोड में आकर कहता है, अब इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। हम देखते हैं चेन की आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो फोकस करके उस म्यूटेंट को सेंस कर लेता है। चेन कहता है, मैंने देख लिया। इस बार जब म्यूटेंट हमला करता है तो चेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ काट देता है। अब उस म्यूटेंट को भी दर्द का एहसास होता है। चेन कहता है, अब मेरी बारी है। वो अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है, लेकिन उससे पहले उसे हार्ट अटैक हो जाता है। हम देखते हैं चेन का दिल अपनी लिमिट पर आ चुका था। उसकी स्पीड अचानक कम हो जाती है। वो अपने मन में कहता है, ये मेरी लिमिट है, मेरे दिल में बहुत दर्द होने लग गया। इसी का फायदा उठाकर वो म्यूटेंट चेन के हाथ से वह वेपन गिरा देता है। चेन भी कहता है, ये सही नहीं है, मुझे बचना होगा। लेकिन वो म्यूटेंट बेरू की तरह अपनी जीभ से अटैक करता है, जो सीधे चेन के पेट के अंदर एक होल कर देता है। लेकिन चेन भी अब आखिर मोमेंट पर हार नहीं मानता। वो उसकी जीभ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, ये अब भी खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखें फिर से ग्लो करने लगती हैं। उस म्यूटेंट को अपने पास खींचकर चेन उसके दोनों जबड़ों को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर फाड़ देता है। ये सीन सच में काफी ब्रूटल था। वो म्यूटेंट दर्द से चिल्लाते हुए मर गया। कंट्रोल रूम से बॉस कहता है, अभी की सिचुएशन कैसी है? उसका एक आदमी कहता है, फॉग की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। फिर वो आदमी कहता है, बॉस, फॉग हटने लगी। बॉस कहता है, क्या वो लड़का मारा गया? लेकिन अगले ही पल सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बॉस एकदम शॉक्ड, यही सोच रहा था कि ये हुआ क्या। एरिना में बैठे लोग भी हैरान थे। वो लड़की कहती है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? उसकी दाईं तरफ के लोग कहते हैं, हम फिर से जीत गए, ये लड़का तो लाजवाब है। और बाईं तरफ के लोग कहते हैं, ये लड़का लगातार जीतता जा रहा है, हम फिर हार गए। हम एरिना में चेन को देखते हैं। उसके दोनों हाथों में उस म्यूटेंट के दोनों हिस्से थे। चेन उन्हें फेंकते हुए कहता है, क्या ये सच में खत्म हो गया? वो एक डार्क लुक उन गार्ड्स की तरफ देता है, जिसे देखकर गार्ड्स की भी पैंट गीली हो जाती है।
कंट्रोल रूम का सीन। बॉस कहता है, ये कैसे हो सकता है? हम देखते हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठा रोते हुए कहता है, वो लड़का सच में जीत गया। मैंने उस म्यूटेंट को हाई सिटी से बहुत खर्चा करके मंगवाया था। वो चेन को गाली देने लगता है। एरिना में कोई कहता है, आज के स्पेशल मैच को जीतने के लिए तुम्हें बधाई हो, अपना इनाम लेने के लिए स्टाफ का पालन करो। चेन कहता है, तो फाइनली ये खत्म हुआ। सीन शिफ्ट होता है एरिना के बैक स्टेज का। उस कमरे के अंदर एक बैग भर के पैसा रखा था। यही है विनिंग प्राइज। बॉस चेन को कहता है, ये है टोटल 5,10,000। भाई, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी करेंसी है, इसीलिए मैं इसे युआन कहूंगा। चेन उस इनाम को लेते हुए कहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तो उन्हें थी। वो चेन के लेने से पहले ही उस सूटकेस को बंद कर देते हैं। बॉस कहता है, रुको जरा, मैंने अपना मन बदल लिया है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फाइटर्स एक दूसरे से लड़ेंगे। एग्रीमेंट के अनुसार तुम ये 5,10,000 युआन ले जा सकते हो, लेकिन तुम 1,10,000 लो और तुरंत निकल जाओ। चेन कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बॉस, मेरे बाकी के फाइटर्स भाग गए और वो फाइटर तुमने मार दिया। इससे मुझे बहुत घाटा हुआ है, मुझे उसकी भरपाई चाहिए। चेन कहता है, तुमने पहले एक्स्ट्रा मैच के बारे में नहीं बताया था। अगर मुझे सही से याद है तो तुम ही ने कहा था कि अगर मैं इससे जीत जाता हूं तो मुझे मेरा इनाम मिलेगा। लेकिन तुमने ये तो नहीं कहा कि मुझे उसे मारना है या हराना है। और वैसे भी एरिना में लड़ने का मतलब है डेथ मैच, यानी फाइटर मरता है या जीतता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सामने वाले को मारना है या नहीं। बॉस डरते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हम देखते हैं चेन अपना डार्क ऑनरा रिलीज करते हुए कहता है, मैं 5,10,000 से एक पैसा भी नहीं देने वाला। लेकिन बॉस अपनी गन निकाल कर कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? मुझसे बहस कर सकते हो? तुम्हें क्या लगा तुम यहां आओगे और जीत कर चले जाओगे? चेन उसकी गन को उसी के हाथ में तोड़कर कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? अगर मैं जीत कर जाना चाहूं तो तुम मुझे रोक सकते हो? चेन ने बॉस का हाथ इतनी ताकत से दबाया होता है कि उसकी सारी उंगलियां टूट गई थीं। वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, मार डालो इसे। हम देखते हैं चेन के पीछे के सारे गार्ड्स ने अपनी गन्स निकाल ली थीं। बॉस कहता है, इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। चेन की आंखें अब संग जिन्वू की तरह ग्लो करने लगीं। बाहर एरिना में लोग कहते हैं, गन की आवाज। वो लड़की कहती है, ये आवाज तो वहां से आ रही है जहां चेन गया था। चेन ऊपर से एक गार्ड को नीचे भेज देता है। वो गार्ड लोगों के बीच आकर गिरता है। उसे घेर कर लोग कहने लगते हैं, क्या ये किसी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं? इसने उतनी ऊंचाई से छलांग लगा दी। वो लड़की भी सोचती है, ये क्या हो रहा है? अंदर कमरे में चेन सबको शूटिंग करना सिखा रहा था। वो पैसे लेकर भाग ही रहा था कि एक गार्ड कहता है, क्या ऐसे चलानी है? चेन उससे बाल बाल बचते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे वहीं से बाहर फेंक देता है और खुद भी शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है। उसे आवाज सुनाई देती है कि गार्ड सभी रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं। चेन वहां से भागते हुए कहता है, दिल में मेरे है दर्द है डिस्को। खैर, वो आगे कहता है, मैंने पहले ही बहुत पावर उधार ली थी, अब मैं और नहीं ले सकता। और बुरी बात यह है कि मेरी चोट भी अब सीरियस होती जा रही है। लेकिन तभी चेन को कोई कोपचे में खींच लेता है। ये वही लड़की थी। उसने चेन का मुंह अपने हाथों से बंद किया था। बाहर गार्ड्स कहते हैं, हमें सिखाने वाला खुद सीखने चला गया। शायद वो दूसरी तरफ गया होगा। वो जरूर पीछे के दरवाजे से निकलने के बारे में सोच रहा होगा। तुम सब यहीं खोजो, मैं दरवाजे की तरफ जाता हूं। वो लड़की कहती है, अभी तुम सेफ हो। चेन कहता है, तुम तो वही हो। लड़की कहती है, अपनी ताकत बचाकर रखो, मुझे एक सीक्रेट डोर पता है, मैं तुम्हें वहां से बचाकर निकाल दूंगी। वो लड़की उसे एक अंधेरी गली में लाकर कहती है, यहां से सीधे जाओ, इससे पहले कि यह पूरा इलाका घेर लिया जाए। चेन उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो लड़की कहती है, चला जा खोपड़ी के। फिर भी चैन कहता है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। आगे चैन वहां से ऐसे भागता है मानो मैराथन रेस चल रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़की ईयरफोन से किसी को कॉल करती है। लड़की कहती है, ये मैं हूं।
दूसरी तरफ से आवाज आती है, लिनन, तुम फिर से ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट चली गई। अब पता चलता है इसका नाम लिन। लिन कहती है, अभी हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, अभी मुझे दादाजी से कुछ कहना है। शायद शादी की बात करेगी। वो कहती है, मुझे यहां कुछ अजीब मिला। अगला सीन, चेन का घर। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पैसों को फेंक कर दर्द से करहाने लगता है। वो कहता है, मेरा दिल फटा जा रहा है, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इतना कहते ही वो उस लड़की के ख्यालों में खो जाता है। अगला सीन, चेन का सपना। कोई कहता है, माँ ने कहा था अपनी बीमारी से पहले कि वो ठीक हो जाएंगी 2 या 3 साल में, लेकिन तुम्हारी माँ ने झूठ कहा था। उनकी बीमारी ठीक होने में 2 या 3 साल नहीं बचे, बल्कि उनके पास सिर्फ 2 या 3 साल बचे हैं। वो सिर्फ तुम्हें फिर से देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम्हारी शादी देखें, तुम्हारे बच्चों की दादी बने, तुम्हें धीरे धीरे बूढ़ा होते देखें। लेकिन अब तुम्हारी माँ के पास तुम्हारे साथ रहने की ताकत नहीं बची। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। हम देखते हैं कोई किसी की बॉडी पर सिर रखकर रो रहा था। अगला सीन, चेन की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो शॉक्ड होकर उठता है और कहता है, क्या ये झाऊ चेन का घर है? चेन उठकर बैठ जाता है और सोचता है, शुक्र है कि मैं जिंदा हूं, शुक्र है कि मैं उस सपने की वजह से उठ गया, भले ही इतना समय बीत गया। लेकिन उसकी सोच में बाधा डालते हुए बॉस कहता है, तो तुम उठ गए? चेन बॉस से पूछता है, तुम इतने दिनों से कहां थे? बॉस कहता है, मुझे कई कामों से कई जगहों पर जूझना पड़ता है, लेकिन जब मैं यहां आया तो मैंने देखा तुम यहां पड़े हुए थे और तुम पूरे 2 दिन से सो रहे थे। मुझे लगा कि गांजा फूंक लिए थे क्या? चेन बॉस को सारी बात समझा देता है। मैं शादी की बात फिक्स करने गया था, लेकिन लड़की वाले मेरी ताकत परखना चाहते थे, इसीलिए मैंने उधारी की शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए उसने में भी मेरा इस्तेमाल किया। बॉस उस पर भड़क जाता है, ये कहते हुए कि बिना पेरेंट्स के तुम शादी कैसे कर सकते हो, और बेफिक्री से मेरी शक्तियों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। अगर तुम मारे जाते तो क्या होता? चेन अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, ये सब बस जरूरत में हो गया, इसीलिए परेशान मत हो। बॉस उससे कहता है, तुम सोच रहे हो अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। ये करने से पहले ही तुमने मेरी बहुत पावर्स का इस्तेमाल कर लिया है। अगर तुम अगली बार मरने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ, मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाऊंगा। वैसे भी तुम पहले एक बार मर चुके हो और तुम्हें दोबारा चांस मिला है, इसीलिए इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। चेन भी कुछ नहीं कह पाता। फिर वो बॉस से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ऐसा कहोगे, लेकिन तुमने सही कहा, मुझे ये चांस दोबारा मिला है, इसलिए मुझे इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। बॉस हंसते हुए कहता है, अच्छा है कि तुम समझ गए, लेकिन तुमने जिस म्यूटेंट के बारे में बताया वो इस दुनिया का नहीं लगता। चेन कहता है, वैसे भी अब दोबारा मुझे उस नर्क में नहीं जाना। फिर चेन अपने मन में कहता है, वो लड़की कौन थी जो मुझे ब्लैक वाटर जोन में मिली थी? जाने दो, अभी मुझे लेवल अप पर ध्यान देना चाहिए। तभी उसे पैसों के बारे में याद आता है। वो फटाफट सूटकेस खोलकर देखता है। उसमें पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चेन कहता है, शुक्र है कि पैसे सही सलामत हैं। बॉस कहता है, तो इस कचरे के लिए तुम एरिना में गए थे? चेन कहता है, ये कचरा नहीं है। अब मुझे तब तक लोन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी जब तक एक्सचेंज टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता, और अब मैं अपना पूरा फोकस लेवल अप पर कर सकता हूँ। फिर उसे अपनी चोट याद आती है। चेन कहता है, स्कूल जाने से पहले मुझे अपनी चोट का इलाज करना होगा। वो ये जानकर शॉक्ड होता है कि छोटे घाव अपने आप भर गए, लेकिन पेट का घाव नहीं भरा। इसे देखकर वो परेशान होकर कहता है, पहले मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बाद स्कूल में ट्रेनिंग करना है, और फिर इस पैसे को बैंक में जमा भी करना है। वो सोचकर परेशान हो जाता है कि एक साथ कितने काम करने हैं। अगले सीन में हम हॉस्पिटल देखते हैं, जहां चेन आकर अपना इलाज करा लेता है। डॉक्टर कहते हैं, घाव का इतनी तेजी से हील होना नॉर्मल लोगों में नहीं होता। क्या तुम एक प्रॉफिट हो? चेन कहता है, हाँ, मैं एक प्रॉफिट हूं। डॉक्टर चेन को मस्का लगाते हुए कहता है, प्रॉफिट्स को चोट लगना आम बात है, और हमारे हॉस्पिटल में अभी प्रमोशन चल रहा है।
एक कार्ड लेकर तुम हमारी बहुत सी सर्विस का आनंद ले सकते हो। लेकिन चेन कहता है, नहीं, मुझे रेगुलर मेडिसिन ही दे दो। डॉक्टर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पेशल दवा देता हूं। चेन अपने मन में कहता है, अच्छा है कि उस मॉन्स्टर की जीभ जहरीली नहीं थी, लेकिन आराम करने के बाद भी मेरी आंख में खुजली क्यों हो रही है। डॉक्टर चेन को दवा देते हुए कहता है, इसकी पेमेंट तुम बाहर जाकर कर देना। चेन जब उस दवा को देखता है तो बोतल के अंदर से लाइट आ रही थी। वो डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर कहता है, कौन सी लाइट? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। ये तो बस एक मामूली दवा है जो प्रॉफिट्स के लिए बनी है। चेन उसे हाथ में लेकर कहता है, मैं इसे क्लियरली देख सकता हूं। क्या ये कोई इल्यूजन है? क्या सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूं? डॉक्टर कहता है, लगता है तुम्हें इल्यूजन दिख रहे हैं। वैसे अगर तुम अभी साइन अप करते हो तो तुम्हें भारी डिस्काउंट मिलेगा। चेन वो दवा पीकर जैसे ही बाहर आता है, उसे सब लोग चमकते हुए दिखाई देते हैं। चेन कहता है, मैं ये लाइट हर जगह देख सकता हूं, सभी लोगों के अंदर भी। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं एक प्रॉफिट हूं? चेन कहता है, क्या ये स्टार एनर्जी हो सकती है? ऐसा उस समय भी हुआ था जब मैं म्यूटेंट के साथ लड़ रहा था। चेन अपने मन में कहता है, अगर ये सच है तो अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। चेन बताता है, एक प्रॉफिट का लेवल अप ये होता है कि वो कितनी स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और अब मैं इस स्टार एनर्जी को सेंस कर सकता हूं। तभी वो अपने सामने देखता है, उसके बगल से एक आदमी निकल कर जाता है। उसके अंदर से हरे रंग की एनर्जी निकल रही थी। चेन अपने मन में कहता है, इसकी स्टार एनर्जी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आदमी पीछे की तरफ देखकर कहता है, क्या मेरे ऊपर कोई नजर रख रहा है? लेकिन यहां कोई ताकतवर इंसान नहीं है। तभी उसके ईयरफोन से आवाज आती है, क्या तुम हॉस्पिटल में हो? हमारे मिशन को भूलना मत, जो है एलियन स्टार को ढूंढना। वो आदमी कहता है, चिंता मत करो, वैसे भी मुझे बहुत कम ही चांस मिलता है घूमने का, तो मैं सोच रहा हूं इस देश में कुछ और समय के लिए रुक जाऊं और हमारी लिटिल प्रिंसेस के साथ अपनी पकड़ बना लूं। और क्या बॉस के मुताबिक एलियन स्टार इतिहास बदलने का पॉइंट है? दूसरी तरफ से कोई कहता है, हमें पता नहीं, लेकिन जिसके पास वो चीज है वो हमारा दुश्मन है, इसलिए पकड़े मत जाना। वो आदमी चश्मा उतारते हुए कहता है, लगता है बॉस को मेरी ज्यादा ही चिंता है। अगर वो हमारा दुश्मन भी हुआ तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। हमें पता चलता है कि ये एक ए रैंक थीफ आमिर है। सीन शिफ्ट होता है। हम चेन के स्कूल का सीन देखते हैं जहां वो प्रिंसिपल से बात कर रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं, एलीट क्लास में शामिल होने के कुछ ही दिनों के बाद छुट्टी ले ली तुमने। और तो और, ना तो तुम फोन का जवाब दे रहे हो, ना ही मैसेजेस का। क्या तुम इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे? चेन अपने मन में कहता है, अभी अभी मैं मरते मरते बचा हूं और आते ही प्रिंसिपल का ऐसा स्वागत। चेन प्रिंसिपल हु से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, घर पर एक जरूरी काम आ गया था और वो स्कूल को नहीं बता पाया, इसीलिए आप जो भी सजा देना चाहते हैं मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। प्रिंसिपल हु कहते हैं, मेरे कहने का मतलब है, कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं चल रहा? चेन कहता है, नहीं सर। क्या आपको इसकी चिंता है कि कहीं मैं एक्सचेंज टूर्नामेंट में भाग लेने से मना न कर दूं? प्रिंसिपल कहते हैं, नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस लगता है कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं जिसे तुम बताना नहीं चाहते, और अगर तुम भाग ना भी लो तब भी स्कूल तुम्हारी पूरी मदद करेगा। चेन ये बात सुनकर खामोश हो जाता है, फिर कहता है, चिंता मत करिए सर, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, और मैं अपनी पूरी ताकत से एक्सचेंज टूर्नामेंट में अच्छा स्कोर करूंगा जिससे स्कूल का सम्मान बढ़े। प्रिंसिपल कहते हैं, अगर अब तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो तुम क्लास में जा सकते हो। तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी कि वो मेरे पास आए थे पूछने। चेन कहता है, कौन से दोस्त? प्रिंसिपल कहते हैं, ये क्या बात कर रहे हो एमसी? अगले सीन में हम देखते हैं कोई चेन का नाम लेता है। ये सैन और सू होते हैं। सैन कहता है, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? टीचर को भी इसके बारे में नहीं पता था। सू कहती है, मुझे लगा तुम किसी के साथ भाग तो नहीं गए। चेन कहता है, नहीं, किसी को भगा कर लाया हूं, इसीलिए घर पर काम था। सैन उसे कुछ देते हुए कहता है, ये वो कॉम्बैट टेक्निक है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वो चेन को एक कार्ड देते हुए कहता है, मैंने और सू ने 3 लाख युआन का इंतजाम किया है, इसका इस्तेमाल कर लो। जब तुम्हारे पास आ जाएं तो हमें वापस कर देना। चेन कुछ नहीं कहता, फिर अपने मन में कहता है, मैंने तो बस मजाक किया था।
मुझे नहीं लगा था कि ये इसे सीरियसली ले लेंगे, लेकिन चेन बहाना बनाकर कह देता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तभी बगल से कोई आवाज लगाता है। ये वेनहाओ था। वो कहता है मैंने सुना तुम परेशान हो पैसों को लेकर। मेरे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन 50,000 युआन है। उम्मीद है ये तुम्हें कम नहीं लगेगा। हमारी फाइट में एक नियम था, हारने वाला जीतने वाले की एक बात मानेगा। अगर कोई और काम भी हो तो तुम कह सकते हो। चेन कहता है ऐसे नौकरों की तरह एक्ट मत करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुभी कहती है कहीं तुम ये सब करके हमारी टीम के लिए कोई साजिश तो नहीं रच रहे। वेनहाओ कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे कहता है मैं चेन से माफी मांगना चाहता हूं। पहले जो मैंने कहा था कि चेन अपने कनेक्शन की वजह से एलीट क्लास में शामिल हुआ है, लेकिन जब मैंने टीचर झांग से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे चेन की सिचुएशन के बारे में बताया। बस यही बात है। तुमने मुझे हमारे बीच का अंतर बताया तो इसी वजह से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। सुचेन के कान में कहती है ये सही कह रहा है, तुमने इसे हराया है, क्या हमें इसे शामिल कर लेना चाहिए? चेन कहता है मुझे नहीं पता। वेनहाओ से कहती है अगर तुम हमारी टीम के 4th मेंबर बनना चाहते हो तो हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं। वेनहाओ कहता है रैंकिंग मेरे लिए मायने नहीं रखती, जिस पर सैन कहता है हमारे नए टीममेट वेनहाओ की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, तो जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। वेनहाओ कहता है अगर मैं किसी के लिए पानी लाऊंगा तो वो सिर्फ झाऊ चेन है, मैंने तुम्हें हरा चुका हूं। सैन कहता है तुम अभी अभी ज्वाइन हुए हो और बॉस की तरह एक्ट कर रहे हो। चेन भी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था और अपने मन में कहता है ये सच में अच्छे टीममेट हैं। अच्छा हुआ कि मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं इनसे कभी नहीं मिल पाता। अगले सीन में हम देखते हैं चेन ट्रेनिंग करते हुए बता रहा था हम जितनी ट्रेनिंग करते हैं हमारी स्टार एनर्जी को सोखने की शक्ति उतनी ही बढ़ती है। तभी सैन उसके पास आकर कहता है अकेले ट्रेनिंग में ज्यादा फायदा नहीं, चलो स्पार करते हैं। चेन कहता है ठीक है, लेकिन चेन स्पार करने का गलत मतलब निकाल लेता है। वो सोचता है क्या म्यूटेंट के साथ लड़ना स्पैरिंग था? चेन सैन से कहता है अगर हम स्पार करने जा रहे हैं तो मेरे पास एक आइडिया है जिसमें मुझे सबकी मदद लगेगी। ये किस बारे में बात कर रहा है पता नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं सू जो एक अटैक करने वाली थी जिसका नाम था इजुमो पाम, और सैन तैयार करता है रेंडिंग फिस्ट। वो दोनों अपना अटैक चेन के ऊपर करते हैं, लेकिन वो उन्हें डॉज करके कहता है तुम दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता जा रहा है, बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो। अगले सीन में वो दोनों थक गए थे। चेन कहता है हम पिछले 1 घंटे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। सू कहती है पहले जब तुमने कहा कि तुम्हें 1v2 करना है तो मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन अब समझ में आया कि तुम इसके लायक हो, और शुरू में तो हम तुम्हें छू भी नहीं पा रहे थे। सैन कहता है लेकिन ये तरीका काम का है। बिना हार जीत की चिंता किए बिना मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। चेन कहता है अब अगली बारी वेनहाओ की। वेनहाओ कहता है मैं तैयार हूं। चेन कहता है यह तरीका सच में काम कर रहा है, इससे जल्दी लेवल अप होने के चांस हैं। चेन अपने हाथ को देखकर कहता है मेरी लिमिट अब बढ़ चुकी है, क्या मैं उस मेथड को आजमा सकता हूं? मैं बॉस की शक्ति उधार लेकर खुद का लेवल अप कर सकता हूं, ये सही रहेगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरा शरीर ब्लास्ट हो जाएगा। हम देखते हैं चेन जो कि बॉस की शक्ति उधार लेने लगता है। चेन कहता है अभी तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी पावर्स उधार ले सकता हूं, लेकिन मैं इसी से पहले भी 2 बार लेवल अप कर चुका हूं। फिर चेन कहता है धीरे धीरे इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। हम देखते हैं उसने कंट्रोल कर लिया। चेन की आंखें ग्लो करने लगती हैं। वो कहता है एब्जॉर्ब करो। हम देखते हैं बहुत सारी पावर्स उसके दिल में एब्जॉर्ब होने लगती हैं। चेन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस की पावर का छोटा सा हिस्सा भी इतना पावरफुल होगा। मेरा पूरा शरीर स्टार एनर्जी से भर गया है, लेकिन अब वो उस पावर को रोक नहीं पा रहा था। वो कहने लगता है मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद मेरा शरीर इसे एब्जॉर्ब करता जा रहा है और इस समय लगता है मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। हम देखते हैं चेन अब उस पावर को ऊपर की ओर रिलीज कर देता है। वो बहुत ज्यादा पावर थी। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वेनहाओ कहता है क्या ये कोई अर्थक्वेक है? सू कहती है नहीं, ये चेन है।
सैन कहता है, ये स्टार एनर्जी है। तभी वहां पर बॉस आ जाता है। वो कहता है, क्या हो रहा है? मैंने अभी एक दूसरी पावर महसूस की। वो चेन से कहता है, तुमने मेरी स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली? हाँ, मैंने तुम्हारी इस पावर को वहां तक एब्जॉर्ब करने की कोशिश की जहां तक मेरी लिमिट है, और ये काम भी कर गया। बॉस एकदम शॉक्ड होकर कहता है, तुमने मेरी स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसके बावजूद तुम मरे नहीं। हम देखते हैं चेन का नया रूप। उसे देखकर बॉस कहता है, कहीं सच में तुम मेरी डेस्टिनी पॉइंट तो नहीं हो? फिर चेन बॉस से कहता है, इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो, और क्या अभी तुमने कुछ कहा? बॉस कहता है, नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, तुमने मेरी इतनी सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन तुम मरे नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल बॉय को। उसने भी इस पावर को महसूस किया था। वो चेन के ग्रुप के पास आकर कहता है, अभी क्या हुआ था, और तुम सब ठीक तो हो? सू कहती है, हम सब ठीक हैं, ये सब चेन ने किया। सैन कहता है, अभी अभी हमने साथ में ट्रेनिंग खत्म की, उसके बाद चेन से ये हुआ। प्रिंसिपल बॉय कहता है, सच में? चेन के अंदर से अब बहुत ज्यादा स्टार एनर्जी निकल रही है, और इस पूरी क्लास में ये एनर्जी फ्लो हो रही है, और उस धमाके की आवाज अभी भी आ रही है। वो वेनहाउ से कहता है, मेजर डिवाइस लाओ, और चेन से कहता है, उस डिवाइस पर हाथ रखो। चेन जैसे ही उस डिवाइस पर हाथ रखता है, उसमें रोमन नंबर 3 का सिंबल दिखाई देता है। सब लोग शॉक्ड होकर कहते हैं, लेवल 3। प्रिंसिपल बॉय कहता है, कोई बताएगा, ये सिर्फ मैं ही देख रहा हूं या सब देख रहे हैं? अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल बॉय वहां से जाते हुए कहता है, मैं ये खुशखबरी पूरे स्कूल में फैला दूंगा। सू चेन से पूछती है, आखिर तुमने इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर लिया? मुझे भी सिखाओ। चेन कहता है, हम ट्रेनिंग करते रहेंगे तो तुम्हारा भी लेवल अप हो जाएगा। देख लो भाई, इसे ही कहते हैं, जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो सभी लोगों का रिएक्शन ऐसा ही होता है। खैर, चेन अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता था कि लेवल अप करने से इतना हंगामा हो जाएगा। अगली बार से मैं घर पर ही करूंगा। आगे हम सैन और वेनहाउ को देखते हैं। वेनहाउ सैन को हिला रहा होता है। सैन कहता है, आज तक ट्रेनिंग करने के बाद कभी भी मेरा दिल इतना ज्यादा पंप नहीं किया था। सू कहती है, चेन, क्या अगर हम और ज्यादा एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करें तो हम तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाएंगे? ये लोग इतने ज्यादा मोटिवेट हो चुके थे, मानो अभी अगर चेन इन्हें कह दे तो ये सब उसका थाम लेंगे। चेन बॉस से कहता है, वैसे इस बार तुमने मुझे अपनी पावर उधार लेने के लिए गाली नहीं दी? बॉस अभी भी चेन को ही देखे जा रहा था, फिर होश में आकर कहता है, अब मुझे इसकी आदत हो गई है, और वैसे भी तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ लेवल अप के लिए ही करते हो, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी मुझे जरूरत है तुम्हारे ताकतवर होने की। हम देखते हैं बॉस स्माइल कर रहा होता है, यानी बॉस भी चेन को आगे बढ़ता हुआ देखकर उससे खुश है। चेन कहता है, चिंता मत करो, मैंने अपने अंदर बहुत सारी स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, और उसका इस्तेमाल मैं अभी नहीं करने वाला। अब मेरी बॉडी और स्टार एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती जाएगी, जिससे मैं लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। चेन की ये बात सुनकर बॉस कुछ नहीं कहता। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक कैलेंडर को जिसमें डेट लिखा होता है, और ये भी कि एक्सचेंज टूर्नामेंट में अभी 55 दिन बाकी हैं। हम देखते हैं चेन को जो कि रनिंग कर रहा होता है, और अगले दिन अब चेन लेवल 3 पर आकर इतना ताकतवर हो गया था कि एक साथ अपने तीनों टीममेट्स का सामना कर पा रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन एक्सचेंज टूर्नामेंट है। आगे सीन शिफ्ट होता है सीधे टूर्नामेंट के एरिना पर। वहां पर धीरे धीरे बहुत जगहों से स्टूडेंट्स आने लगते हैं। हम देखते हैं सू और सैन को, वो भी इस टूर्नामेंट में आए थे। सू कहती है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही कि मैं इस स्टेज पर खड़ी हूं। अगर मेरी मॉम ये बात जान जाती तो खुशी से रोने ही लगती। सैन कहता है, मैंने सुना है इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे पिछली बार के मुकाबले। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेन और वेनहाउ को। वेनहाउ कहता है, चेन, क्या तुम तैयार हो लेवल 4 के मैचेस के लिए? तुम लेवल 3 के हो, और यहां पर लेवल 4 के स्टूडेंट्स आएंगे।
इन दोनों लेवल्स के बीच का गैप छोटा नहीं है। बुरा हुआ हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम साथ में मिलकर लड़ते, चेन अपने अंदाज में कहता है। क्या प्रिंसिपल ने यह नहीं कहा था कि सिर्फ हिस्सा लेना ही मायने रखता है? जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ज्यादा खतरनाक हुआ तो मैं हार मान लूंगा। अब आगे वेनहाउ कहता है, लेवल 4 और लेवल 3 के स्टूडेंट्स का रेस्ट रूम एक साथ है, यहां से हमें अलग होना होगा। सैन कहता है, अगर हम अपना मैच जल्दी खत्म कर लेंगे तो हम तुम्हें चीयर करने आएंगे। सु कहती है, बेस्ट ऑफ लक। चेन कहता है, मैं भी तुम्हें चीयर करूंगा। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। चेन उन्हें टाटा करते हुए कहता है, आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं अपनी ताकत आजमाऊंगा। दिवो कहता है, अब मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, दुल्हन आती ही होगी। आगे हम देखते हैं वीआईपी रूम को। शायद इसी में दुल्हन बैठी है। हम देखते हैं उस रूम में प्रिंसिपल और उसके लड़के को। प्रिंसिपल कहते हैं, इस रूम में ये मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है। प्रिंसिपल बॉय कहता है, आज तक हमारा स्कूल सिर्फ लेवल 2 के टूर्नामेंट में ही हिस्सा लेता आया है, इसीलिए हमें ये फैसिलिटी कभी नहीं मिली। आगे उस रूम में कोई डॉक्टर का कोट पहनकर आता है। वो प्रिंसिपल से कहता है, बुढ़ू। आगे से प्रिंसिपल भी कहते हैं, बोलो बुढ़ू। इस दूसरे आदमी का नाम है वांग मिंगयुआन और ये यूनसियांग स्कूल के प्रिंसिपल हैं। देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों ही जिगरी यार हैं। प्रिंसिपल वांग कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कम समय में लेवल 3 और 4 के स्टूडेंट्स का पाओगे। चलो इसी खुशी में पुआ चढ़ाते हैं। प्रिंसिपल हु भी कहते हैं, देसी या विदेशी। खैर, अपने प्रिंसिपल कहते हैं, धन्यवाद तो उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने कड़ी मेहनत की और मुझसे जितना हो सका मैंने उनकी मदद की। आगे वो दोनों एरेना को देखते हुए कहते हैं, नए रूल्स के मुताबिक इस बार जीतने वाले स्कूल की सब्सिडीज बढ़ा देने का विचार है सेंट्रल अथॉरिटीज का। फिर वो कहते हैं, लेकिन सब्सिडीज लेने के लिए ये टूर्नामेंट भी आसान नहीं होगा। अपने प्रिंसिपल हु भी हामी भरते हैं, लेकिन इन दोनों की रंग में भंग करते हुए पीछे से कोई आता है। वो भी कोई बुढ़ू होता है। वो आते ही कहता है, यहां पर इतना शोर हो रहा है, लगता है कुछ कचरे स्कूल भी आ गए हैं। अपने प्रिंसिपल हु कहते हैं, सुकूना की तरह। क्या कहा? लेकिन प्रिंसिपल वांग उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं, बुढ़ू चुप हो जाओ। ये सब वो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने पहले के टूर्नामेंट जीते हैं। हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इनसे पंगा ना लें। लेकिन अपने प्रिंसिपल कहां मानने वाले थे। वो कहते हैं, ये कुत्ते मुझे ललकार रहे हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट में टूर्नामेंट किसने जीता। देखना इस बार का टूर्नामेंट कौन जीतेगा। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें चेन के ऊपर अपनी बीवी से भी ज्यादा भरोसा है। अपने प्रिंसिपल की ये बात सुनकर तीसरा बुढ़ू कहता है, ये तुम्हारा आखिरी बार है, तो इस सिनेरियो को याद रखना। पता नहीं अगला मौका कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बुढ़ू दरअसल शियोगुआंग एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल हैं और इनका नाम है ली ट्यू। आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बॉय को। वो कहता है, प्रिंसिपल, ये हमारा पहली बार है जब हम इस टूर्नामेंट के हाई लेवल में आए हैं। आपको क्या लगता है हमारे स्कूल के सभी लोग ठीक होंगे इस टूर्नामेंट में? लेकिन प्रिंसिपल सीरियस वे में कहते हैं, शियाओ झांग, तुम क्या सोचते हो हमारे स्टूडेंट्स के बारे में? फाइनली अब जाकर प्रिंसिपल बॉय का नाम पता चला, झांग। झांग कहता है, मैं तो ये सोचता हूं कि हमारे स्कूल के पार्टिसिपेंट्स अमेजिंग हैं, खासकर झाओ चेन। वो आज तक के एलीट क्लास के रिकॉर्ड का सबसे बड़ा टैलेंट है, या हम यूं कह सकते हैं कि वो एक प्रोडिजी है। प्रिंसिपल कहते हैं, वही एक वजह है जिस पर हमें आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। चेन अभी क्या क्या कर सकता है इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं लियू टियान को। उसने अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़ा था, उस पर क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आया। खैर, वो अपने मन में कहती है, ये मेरा पहली बार है जब मैं ऐसी किसी जगह पर आई हूं और मैं ये जानकर हैरान हूं कि इस टूर्नामेंट में चेन भी हिस्सा ले रहा है। मैं दुआ करूंगी कि चेन ठीक रहे। वो परेशान होते हुए कहती है, मैं यकीन नहीं कर पा रही थी जब मैंने पहली बार सुना कि चेन भी हिस्सा लेने वाला है और वो लेवल 3 पर पहुंच गया है। फिर हम लियू टियान के पास्ट में देखते हैं। वो स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए कहती है,
जब से चेन का एलीट क्लास में ट्रांसफर हुआ है, मैंने उसे लंबे समय से देखा ही नहीं। उम्मीद है कि वो ठीक होगा। आगे वो उदासी भरे अंदाज में कहती है, और अब तो चेन हमारे स्कूल का सुपरस्टार बन गया है और इस बार हमारे स्कूल की तरफ से लेवल 4 टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। शायद वो अब मुझ जैसी किसी मामूली क्लास की स्टूडेंट से बात नहीं कर सकता। तभी सीढ़ी चढ़ते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। लेकिन हमारा चेन हीरो की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, क्लास रैप, तुम ठीक तो हो ना? चेन को देखकर लियू टियान के तो मानो भाग्य ही खुल गए। वो शर्माते हुए उसका नाम लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, लेकिन हैरानी की बात है, तुम यहां क्या कर रहे हो? चेन कहता है, मैं तो बस गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो सोचा शादी के लिए पूछ लूं। लियू टियान चेन की ये बात सुनकर शर्माते हुए कहती है, मुझे लगा कि तुम एलीट क्लास में जाने के बाद मुझे भूल गए होगे और मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। आगे चेन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? दोस्त होते हैं, ये किसी के स्टेटस से अलग नहीं हो सकते। आगे हम देखते हैं लियू टियान का मुस्कुराता हुआ फेस। वो अपने मन में कहती है, जैसा कि मैंने चेन के बारे में सोचा था, वो बिल्कुल भी नहीं बदला और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये कर लेगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। होस्ट कहता है, अपनी अपनी एकेडमी के कंटेस्टेंट्स प्लीज स्टेज पर आ जाएं। लियू टियान कहती है, वो चेन की तरह लग रहा है। आगे हम चेन को देखते हैं, जो कि चलते हुए आ रहा था बॉस के साथ फुल कॉन्फिडेंस में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप लोग एनीमे देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस कीवर्ड को गूगल क्रोम पर सर्च कीजिए और चेन के साथ आगे क्या होगा, बने रहिए रेयर एक्सप्लेन के साथ।